लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एक रूल सीखा था कि 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होती है ना वो इक्वल टू होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी में कन्वर्ट करें, प्रोटॉन को कन्वर्ट करें और न्यूट्रॉन को कन्वर्ट करने के क्वेश्चन कर लिए थे। और उससे पहले हम ये भी पढ़ रहे थे कि बाइंडिंग एनर्जी का जो फार्मूला होता है ना वो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर होता है। डेल्टा एम उस वक्त मैंने आपको पढ़ाया था कि हम किसको बोलते हैं, जो मास डिफेक्ट होता है ना, मास डिफेक्ट यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी है। अब होता है कि अगर आपको कभी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के क्वेश्चन आ जाए तो मास डिफेक्ट आपको गिवन होता है, और उस वक्त मास डिफेक्ट ज़्यादातर आपको एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में गिवन होता है। अगर किलोग्राम में गिवन हो फिर तो मसला ही कोई नहीं है ना, किलोग्राम मतलब ग्राम में या किलोग्राम की फॉर्म में गिवन हो फिर तो सिंपल आप उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करके यहाँ लिखेंगे, उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, सी वही 3 इंटू 10⁸ आपके पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। लेकिन सवाल ज़्यादातर जो आते हैं वो एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में आते हैं। लेट्स से आपका इस रैम्स क्यों आ गया ना, वो आपसे कहता है किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस का जो मास डिफेक्ट है, किसी न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट लेट्स से 0.001 एटॉमिक मास यूनिट है, और आपसे क्वेश्चन में कहता है इसकी बाइंडिंग एनर्जी बताएं। तो अगर ये ग्राम या किलोग्राम में गिवन होता फिर तो इजी था, डायरेक्ट सॉल्व हो जाना था। तो एटॉमिक मास यूनिट में भी इजी होता है बड़ा। उसका व्यू करेंगे बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू इस डेल्टा एम की वैल्यू यहाँ लिखे ना 0.001। अब आप लोगों ने सी स्क्वायर के चक्कर में नहीं पढ़ना, सी स्क्वायर क्या है, सी स्क्वायर को निकाल दें। अब ये देखें कि ये जो यू लिखा हुआ है ना 0.001 लिखा हुआ है, इस यू को डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, और यू के करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो ये आपके पास डायरेक्ट मास जो है वो बाइंडिंग एनर्जी में क्या होगी, कन्वर्ट होगी। तो ये सिंपल सा हल होता है कि जब आपको मास एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में गिवन हो और यू की जगह पर जब 931 आप लिख सकते हैं तो फिर आपको सी स्क्वायर में जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो आपके जो क्वेश्चन आते हैं अगर आएंगे तो आपको डेल्टा एम इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में गिवन होगा। अब आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लें, इसके पॉइंट ख़त्म कर दें, नीचे 1000 हो जाएगा, उसको उससे डिवाइड करें तो 0.931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई होगी। ये बड़ा सिंपल से शॉर्टकट है कि जो आपको यहाँ पर यू गिवन है उसकी जगह पर यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हुआ वो तो मैटर नहीं करता ना क्या चीज़ गिवन है, जो भी लिखा हुआ उसको एज इट इज़ लिखें, उसको 931 से मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्ट एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। और अगर ये मास आपको ग्राम या किलोग्राम में गिवन है, ग्राम में है तो ज़ाहिर है पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ लिखेंगे सी वही 3 इंटू 10⁸। लेकिन इसको जब सॉल्व करोगे सिस्टम इंटरनेशनल में तो फिर इसका आंसर आपके पास जूल में आएगा ना, और फिर आप उस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना ऑलरेडी एक सीख चुके हैं, वो आपके लिए इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ बुक में एक और इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम उसमें लिखी हुई है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम कितनी होती है। तो अगर हम हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी बनती है 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन्फॉर्मेशन है वो एमसीक्यू में आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी बनती है। अगर आपसे जोल जोल में पूछे ना, ये आप लोगों ने कैलकुलेट नहीं करनी, ये आप लोगों ने डायरेक्ट याद रखनी है, ठीक है ना, इसको कैलकुलेट नहीं करने लग जाना। अगर कहते हैं ना हीलियम की बताएं तो हीलियम की बुक में उसने सॉल्व की हुई है, जिस वैल्यू को आप लोगों ने डायरेक्ट याद रखना है कि 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनती है। और अगर हम इसको जौल में कन्वर्ट कर दें, जौल में भी लिखा हुआ है केपीके की बुक में, तो जौल में भी लिखी हुई है इसकी वैल्यू, इवन पंजाब में भी है 4.5 इंटू 10⁻12 जौल बनेगी। ये आपका इस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में भी और जौल की फॉर्म में ये 4.5 है, ठीक है, इस फॉर्म में लिखी जाएगी। इसमें एक और इन्फॉर्मेशन भी याद रख लीजिएगा, ये तुम्हें पता है ना कि मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस होगी ना, मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस होगी वो लेस होगी इसके मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, जितने इसके अंदर न्यूक्लियॉन है उनसे तो लेस होगी, ये हमें पता है। अब ये पूछते हैं मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस कितने परसेंट लेस होगी, तो आप लोगों ने याद रखना है ये पॉइंट, ये भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, लर्निंग करनी है। 0.8% लेस होगी। तो ये तो पता नहीं कि मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस लेस होगी उसके अंदर जो न्यूक्लियॉन है उनसे ना, तो अगर आपसे पूछते हैं ना कितने परसेंट लेस होगी, तो आप लोगों ने याद रखना है कि हीलियम के न्यूक्लियस की मास 0.8% लेस होती है देन द मास ऑफ किससे, न्यूक्लियॉन से। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इसको आप लोगों ने माइंड में रखना है। अच्छा जी, इसके बाद एक और छोटी सी और चीज़ पढ़ते हैं, उससे हम बोलते हैं हम लोग मास डिफेक्ट पढ़ चुके हैं, बाइंडिंग एनर्जी पढ़ चुके हैं,
इसी से मिलती जुलती एक और टर्म भी है जिसे हम बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। इसी के साथ लिंक है पैकिंग फ्रैक्शन। अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो ये रेशो होती है मास डिफेक्ट की टू द मास नंबर के साथ। यानी मास डिफेक्ट को अगर हम मास नंबर से डिवाइड कर दें तो जो रेशो बनती है उसे हम पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। मास डिफेक्ट का फार्मूला आपको पता है कि जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम ऑफ एन, ये मास डिफेक्ट हो जाएगा, और माइनस इसमें हम मास ऑफ न्यूक्लियस लिख सकते हैं, वो आपको ऑलरेडी आती है, और डिवाइड बाई कौन सा हो जाएगा, मास नंबर हो जाएगा। अच्छा, ये आपको पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला होगा, डेल्टा एम ओवर ए हो गया ना। अब आप एक छोटी सी चीज़ याद रखें कि पंजाब की बुक में भी ना, कुछ बच्चों के पास पंजाब की बुक होगी, उसमें उसने न्यूक्लियस की मास को पहले लिखा होगा और ये जो न्यूक्लियन की मास है इसको बाद में लिखा होगा। तो जाहिर है कि अगर इस केस में अगर आपसे पूछे ना, अगर आप इस केस में देखें तो पैकिंग फ्रैक्शन का आंसर पॉजिटिव आ रहा होगा ना, क्योंकि न्यूक्लियन की मास न्यूक्लियस की मास से ज़्यादा होती है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कुछ क्वेश्चन में उसने, कुछ बुक्स में उसने न्यूक्लियस की मास को पहले लिखा हुआ है। पंजाब के दो एडिशन भी हैं असल में, कुछ जिन बच्चों के पास पुरानी बुक होगी ना उसमें न्यूक्लियस की मास पहले लिखी होगी और न्यूक्लियन की मास बाद में लिखी होगी, फिर भी हर्ज कोई नहीं है, फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन हम प्रेफर इसी को करते हैं कि पहले न्यूक्लियन की मास आए, बाद में न्यूक्लियस की मास आए। लेकिन अगर कभी पॉजिटिव नेगेटिव पे कोई क्वेश्चन आ जाए तो पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव भी हो बन सकती है और पैकिंग फ्रैक्शन को हम नेगेटिव भी ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि ये पहले लिखा हुआ है तो आंसर पॉजिटिव, अगर न्यूक्लियस पहले आ जाएगा, न्यूक्लियस की मास कम होती है ना, तो जब न्यूक्लियन की मास उसमें माइनस होगी तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। ये थोड़ी सी बात आप लोगों ने याद रखनी है। दूसरा जो पंजाब की बुक में एक और ग्राफ भी बना हुआ है, उसे हम बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन कर्व। पैकिंग फ्रैक्शन कर्व, जो पैकिंग फ्रैक्शन कर्व है ना, कर्व तो हमेशा ग्राफ ही होते हैं। ये ग्राफ होता है, ये ग्राफ होगा बिटवीन, एक इसमें पैकिंग फ्रैक्शन होगी, ग्राफ बिटवीन पैकिंग फ्रैक्शन एंड चार्ज नंबर। आपको पता है चार्ज नंबर को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर भी कहते हैं ना। तो पैकिंग फ्रैक्शन कर्व का अगर कभी पूछे तो ये ग्राफ होता है बिटवीन पैकिंग फ्रैक्शन एंड चार्ज नंबर। ठीक, मैं ग्राफ बना देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। इन ग्राफ की इतनी डिस्कशन हमारे उसमें नहीं है पंजाब की बुक में, इतनी ज़रूरत भी नहीं होती इनकी। इस एक्सिस के रंग उसने डेल्टा एम ओवर ए यानी पैकिंग फ्रैक्शन प्लॉट की, ये एटॉमिक नंबर है। अब अगर आप बुक से देखेंगे ना तो उसने यहाँ पर जो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यूज लिखी है ना, -0.007 एंड लिखता है, और यहाँ पर लिख रहे हैं नीचे -0.009। 007 009 तो याद रखने की इतनी जरूरत नहीं, बस इतना माइंड में रखें कि इसका आंसर नेगेटिव क्यों लिख रहे हैं ना, यानी पैकिंग फ्रैक्शन है, पैकिंग फ्रैक्शन को तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले कि पैकिंग फ्रैक्शन का आंसर नेगेटिव आ सकता है अगर न्यूक्लियस की मास को पहले लिख दें और न्यूक्लियन की मास को बाद में लिख दें, तो पैकिंग फ्रैक्शन का आंसर नेगेटिव आएगा। यही वजह उसने नेगेटिव इसका आंसर लिखा भी है। तो अगर मैं पैकिंग फ्रैक्शन कर्व का थोड़ा सा रफ सा स्केच लूँ तो कुछ यूँ ये ग्राफ बनता है, यूँ पैकिंग फ्रैक्शन कर्व होगी। ये जहाँ से शुरू हो रही है ना, ये बेसिकली कौन सा है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस है। इसके बाद इसके जो बॉटम पे आपके पास आ जाएगा वो आपका आयरन होता है, ठीक है, और एंड पे इसमें जो बनेगा यूरेनियम होगा। हमें इतनी ज़रूरत है, इसके दरमियान में जो और न्यूक्लियाई आ रहे हैं उन न्यूक्लियाई की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो ये बस आप लोगों ने थोड़ा सा पैकिंग फ्रैक्शन कर्व की जो ओवरऑल शेप बनती है ना, शेप कह रहे हैं, शेप का ट्रेंड कह रहे हैं, इस ट्रेंड को थोड़ा सा माइंड में रखना है। तो अगर आपसे पूछे ना पैकिंग फ्रैक्शन कर्व का ट्रेंड क्या होगा, तो आपको ओवरऑल ग्राफ की थोड़ी सी स्केचिंग वगैरह आनी चाहिए कि ये इसका ओवरऑल ट्रेंड बन रहा होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन से शुरू होता है, देखिए यहाँ से हाइड्रोजन होगा, यहाँ से शुरू होकर यूँ ऑन होता है, ठीक है। इस जगह पर हाइड्रोजन लिखेंगे, थोड़ा सा मिला ही देंगे इसके साथ मिला लेंगे, इस जगह पर हाइड्रोजन। तो ये ओवरऑल यूँ ग्राफ चलता जाता है, यूँ तक जाता है। तो ये ट्रेंड आप लोगों ने बस माइंड में रखना है। ये आपकी बुक में ना पेज 224 पे पंजाब की बुक में बना हुआ है। इसके अलावा हमें इसके एलिमेंट टू एलिमेंट चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं। अगर इसके बारे में एक दो और बातें मैं बोलूँ, असल में ये जो ग्राफ होता है ना इसको हम स्टेबिलिटी कर्व भी कहते हैं। स्टेबिलिटी किसकी, न्यूक्लियस की ना। ज़ाहिर है इस चैप्टर में जब भी स्टेबिलिटी की बात होगी, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी की बात हो रही, तो ये स्टेबिलिटी कर्व है, ठीक है।
इस कर्व में रूल ही होता है कि जो एलिमेंट इस कर्व में सबसे लोएस्ट पोजीशन पे होगा ना, जो एलिमेंट इस कर्व में सबसे क्या होगा, लोएस्ट पोजीशन पे होगा, वो सबसे मोस्ट स्टेबल होगा। इस कर्व में जो एलिमेंट की सबसे लोएस्ट पोजीशन होगी ना, वो सबसे मोस्ट स्टेबल होगा। तो जो पैकिंग फ्रैक्शन कर्व इज आल्सो कॉल्ड स्टेबिलिटी कर्व। आपसे भी ये पूछेगा कि पैकिंग फ्रैक्शन कर्व को हम क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी कर्व भी कहते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन कर्व किसके दरम्यान में ग्राफ है, पैकिंग फ्रैक्शन वर्सेस चार्ज नंबर। डिफरेंट इस तरह के ग्राफ बने हुए आ जाएंगे, तो आप लोगों ने इस तरह की ना शेप एक माइंड में रखनी है, ये शेप इसकी करेक्ट होगी। इसमें बुक में लेबलिंग हुई है, लेबलिंग आपको याद करने की ज़रूरत को नहीं, बस इसका स्टार्ट, इसका जो मोस्ट स्टेबल और उसके बाद लास्ट एलिमेंट याद कर लें, बस इतना काफ़ी है। बाकी इसमें बता दिया है कि इसमें जो आंसर हैं वो एटॉमिक मास यूनिट के नेगेटिव में आ रहे हैं, और ये नेगेटिव वाले आंसर हैं भी यूनिट, अगर इनकी बात करूँ तो एटॉमिक मास यूनिट में है। तो आपको बता दिया, वो अगर हम ऑर्डर चेंज करें ना उसका, तो आंसर के में नेगेटिव साइन समटाइम आ रहा होता है, और इसकी कोई इसके अलावा रीज़न नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हम एक और चीज़ देखते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन कर्व के अलावा एक और ग्राफ है जो कि तो आपने एफएससी में भी काफ़ी डिटेल से पढ़ा है, वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व, इसकी तो काफ़ी एफएससी में भी डिस्कशन है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व जो होता है ना, ये भी बेसिकली ग्राफ ही होता है, और ये ग्राफ होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और वर्सेस जो है वो मास नंबर के दरमियान। ये ग्राफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर के दरमियान में। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस को डिफरेंट चीज़ों से डिस्क्राइब किया, सॉरी स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को डिफरेंट पैरामीटर से डिफाइन किया जाता है, लेकिन सबसे जो मोस्ट एक्यूरेट पैरामीटर है वो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। यानी जो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस होती है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को डिफरेंट फॉर्म में बताते हैं, लेकिन सबसे जो एक्यूरेट रिजल्ट देता है वो ये वाला फैक्टर है कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा। मतलब जिस एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, उतनी उस एलिमेंट की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मोर स्टेबल विल बी द न्यूक्लियस। तो ये आप लोगों ने रूल याद रखना है कि सबसे जो स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब करने का बेस्ट क्राइटेरिया है वो आपके पास यही स्टेबिलिटी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व जो होती है, इसको भी हम किसका नाम देते हैं, स्टेबिलिटी कर्व का ही नाम देते हैं। यानी दिस कर्व इज आल्सो नेम्ड एज कौन सी, स्टेबिलिटी कर्व। लेकिन इसमें जो बाइंडिंग एनर्जी है, वो बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट होती है वो तो आपको पता है ना, डेल्टा एम को हम सी स्क्वायर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये होती है डेल्टा एम सी स्क्वायर ओवर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम हर न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी बनाएंगे, उसके अंदर फिर जितने न्यूक्लियन होंगे उससे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास यहाँ से जो न्यू कर्व बनेंगी उस कर्व को हम नाम दे देते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व को नाम दे देते हैं। अच्छा, इसको स्केच करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। इसकी भी स्केचिंग आप लोगों ने कंप्लीट माइंड में नहीं रखनी होती, हमें बस इसके थोड़ा सा ट्रेंड का आइडिया होना चाहिए कि इसका ओवरऑल ट्रेंड क्या बनता है। यहाँ से ये शुरू होता है ग्राफ इसका, शुरू में ग्राफ इसका यूं ऊपर जा रहा है, ठीक है, और इसके बाद इसका ग्राफ थोड़ा सा यूं नीचे बेंड भी होता है। ये बेंड एक बस याद रख लें, उसके बाद भी थोड़ी बहुत बेंडिंग है लेकिन उनसे हमें इतना कंसर्न नहीं होता, और उसके बाद आपका ग्राफ यूं चला जाता है। इस एक्सिस का नाम उसने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ली हुई है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस वही एक है। अब ये जो ग्राफ जहाँ से शुरू हो रहा है ना, बेसिकली ये जो एलिमेंट है, ये आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, ये 1H2 है, क्योंकि 1H1 की तो बाइंडिंग एनर्जी वैसे ही 0 होती है। ये ग्राफ जहाँ से पहला पॉइंट लगा 1H2 है, क्योंकि 1H1 मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था, 1H1 की मास डिफेक्ट भी 0 होता है, और अगर इसका मास डिफेक्ट 0 है तो इसकी, अगर हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करेंगे तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू भी 0 होगी। इस पर नेक्स्ट इसमें यहाँ पर जिससे ऊपर आएगा वो 1H3 होगा। तो यहाँ से आपको समझ आ रहा है कि 1H1 से 1H3 ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू स्टेबिलिटी है, तो यहाँ से ये चीज़ें याद करते जाएं कि 1H3 ज़्यादा स्टेबल है किससे,
1H1 से। इसमें अगर हम आगे चले जाए, देखिए ग्राफ डायरेक्ट ऊपर गया है, इस जगह पर हीलियम लिखा हुआ है, और हीलियम आइसोटोप नहीं, हीलियम जो खुद है ना सबसे ज़्यादा, वो वाला लिखा हुआ है 2He4। इसके बाद ग्राफ नीचे आया है, और नीचे इसमें जो लिखा है वो लिथियम लिखा हुआ है। यानी जब ग्राफ नीचे आया है तो नीचे इसमें जो चीज़ लिखी है वो लिथियम लिखी है। बस आपको इतना याद रखना है, ये 4 शुरू वाले आप याद रखेंगे कि जो एटॉमिक नंबर है ये मास नंबर जो है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिथियम का ज़्यादा है, किससे? हीलियम से। लेकिन हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू किस चीज़ से? लिथियम से। यूँ ग्राफ नीचे आ रहा है ना, ठीक है। आगे बस ग्राफ का आप लोगों ने ट्रेंड ही याद रखना होता है, हमें ग्राफ से इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं होता इसके बाद, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसको देखेंगे, इसकी जो पीक बनती है ना, इसकी वजह से जो पीक आती है वो आपको आयरन का एक आइसोटोप होता है Fe58। आयरन वैसे तो ये होता है, आयरन की मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ये होती है, ये वाली होती है 56, लेकिन यहाँ पर जो है वो कौन सा है? 58 वाले की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस जगह पर तकरीबन ये वाला जो पोर्शन मैं बना रहा हूँ ना, ये वाला पोर्शन इसका सबसे ज़्यादा जो है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू इस जगह पर ज़्यादा आ रही है। तो ये मास नंबर 50 से तकरीबन स्टार्ट होकर मास नंबर आप 100 तक लिख सकते हैं। 100 पे यहाँ पर हो जाता है मोलिब्डेनियम। MO जो सिंबल है वो आपको याद भी है, मोलिब्डेनियम की सिंबल है। मोलिब्डेनियम का मैं इधर साइड पे लिख सकता हूँ, मोलिब्डेनियम जो है ना उसका एटॉमिक नंबर तो 43 है, और उसका जो मास नंबर है वो 101 है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 100, ठीक है। और आगे यहाँ पर आगे तो क्या चला जाता है? यूरेनियम आ जाता है ना, 92 to 38। जो अब हम MCQ अपने देख लेते हैं। आपको MCQ समझ आ गया कि सबसे पहले तो आपको इस ग्राफ का यूँ रफ सा स्केच पता होना चाहिए। ये जो पहले 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, इनका पता होना चाहिए किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है और किसकी स्टेबिलिटी कम है। मैं इन शुरू वालों को लिख भी देता हूँ कि जो स्टार्ट में हमारे बने हुए, अगर इनका मैं स्टेबिलिटी आर्डर लिखूँ ना स्टार्ट वालों को, बाद वाले याद नहीं करना है। ये नहीं कि आप पूरा टेबल याद करने बैठ गए, बस जो बताएं बस वही याद करेंगे। अगर स्टेबिलिटी आर्डर की बात करें तो हीलियम इनमें ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। हीलियम के बाद स्टेबिलिटी किसकी आती है? आपके पास जो है वो लिथियम आएगा। लिथियम के बाद हाइड्रोजन का आइसोटोप 1H3 है, और उसके बाद 1H2 है। हाँ, अगर आप 1H1 लिखना चाहें लिख तो सकते हैं ना, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। तो ये शुरू वाले जो एलिमेंट्स हैं इन दो में ज़्यादा इशू होता है ना, तो वो आपको क्लियर हो चुका है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर कम लेकिन मोर स्टेबल अपने न्यूक्लियस की वजह से। इसके न्यूक्लियस के अंदर कुछ एडजस्टमेंट ऐसी है। अच्छा, दूसरा में ये चीज़ नज़र आ गई इस ग्राफ से कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है ना वो इनिशियली इंक्रीज़ हो रही है, और उसके बाद क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। तो आप लोगों ने याद रखना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है ये, अगर आपका मास नंबर इंक्रीज़ हो रहा हो, मास नंबर इंक्रीज़ होने के साथ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी। और ये वाली बात कब तक? ओवरऑल, ठीक है, अप टू मास नंबर कौन सा? 58। अब ये नहीं कहेंगे कि सर ये लिथियम के लिए तो नीचे आ गया। देखिए ओवरऑल ट्रेंड की बात हो रही है, ये तो छोटे छोटे वो इरेगुलरिटीज़ आई हैं। ओवरऑल ये हो रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर के इंक्रीज होने से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी अप टू मास नंबर 58। उसके बाद ओवरऑल क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। उसके बाद ये होगा कि अगर आपका मास नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज भी हो रहा है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो देख लें 58 के बाद ये क्या होना शुरू होगी? फॉल ही होना शुरू होगी। अब अगर आपका MCQ आता है कि विद इंक्रीज इन मास नंबर, विद द इंक्रीज इन ए लिख सो, ए आपको समझ आ रहा है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे क्या इफेक्ट होगा? तो हम ये बोलेंगे विद इंक्रीज इन मास नंबर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा? मे इंक्रीज होगी, मे इंक्रीज और डिक्रीज। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज भी हो सकती है और क्या हो सकती है? डिक्रीज भी हो सकती है, अगर मास नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। बाइंडिंग एनर्जी जब मैं वर्ड बोल रहा हूँ पर न्यूक्लियन, तो इसी का रिप्लेसमेंट वर्ड जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस भी होता है ना। तो अगर आपसे पूछता है ना, ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछता है कि विद द इंक्रीज इन मास नंबर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस पे क्या इफेक्ट होगा? तो मास नंबर के इंक्रीज होने से स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस पे जो होगी वो मे इंक्रीज और क्या होगी? डिक्रीज होगी।
अब डिपेंड करता है कि अगर वो मास नंबर अप टू 58 तक है तो ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या करेगी, इंक्रीज ही करेगी। अपनी जगह इरेगुलरिटी ज़रूर एग्जिस्ट करती हैं, जिस तरह एक इरेगुलरिटी हमें पता है इसकी है ना, लेकिन जब जनरल बात होती है तो उस वक्त इरेगुलरिटीज़ को इग्नोर करके आप लोगों ने पूरे ट्रेंड का आंसर करना होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इरेगुलरिटी अपनी जगह पर ज़रूर है, लेकिन जब जनरल क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ट्रेंड को देखा जाता है, छोटी छोटी इरेगुलरिटीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछते हैं ना मास नंबर के इंक्रीज होने से स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आप लोग कहते हैं मे इंक्रीज और डिक्रीज, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यही सोचते हैं कि मास नंबर के इंक्रीज होने से बस वो कम ही होगी, तो वो मे इंक्रीज और डिक्रीज होगा। वो आपको समझ आ रहा है कि शुरू में अप टू मास नंबर 58 तक इंक्रीज हो रही है और उसके बाद डिक्रीज हो रही है। फिर अगर आपसे पूछता है कि मोस्ट स्टेबल जो न्यूक्लियस कौन कौन से हैं, हम ये कहते हैं मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस में दो कैटेगरीज होती हैं। अगर आपसे पूछते हैं मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस, अगर तो आपको मास नंबर की रेंज गिवन हो ना, मास नंबर की रेंज, तो हम बोलेंगे 50 टू 60 वाले ज़्यादा स्टेबल हैं। अगर 10-10 के गैप के साथ एमसीक्यू आए ना, मतलब आपका यूँ एमसीक्यू आए कौन से मोस्ट स्टेबल हैं, लिखा होगा 50 टू 60 स्टेबल हैं, 40 टू 30 स्टेबल हैं, 20 टू 10 स्टेबल हैं, इस तरह लिखा तो आप चूज़ करेंगे मोस्ट स्टेबल में 50 टू 60 मास नंबर वाले स्टेबल हैं। लेकिन अगर आपका ये सेम एमसीक्यू आ जाए और ऑप्शन इस तरह की बजाय यूँ लिखे हुए 50 टू 100 वाले स्टेबल हैं, 100 टू 150 वाले स्टेबल हैं, समझ आ रहे हैं ना, या 150 टू 200 मास नंबर वाले स्टेबल हैं, यानी 50-50 के गैप के साथ आ जाए, तो फिर आप लोगों ने चूज़ करना है 50 टू 100 वाले स्टेबल हैं। अब ये एमसीक्यू पे डिपेंड कर रहा है क्या ऑप्शन चूज़ करना है। अगर आपके एमसीक्यू आ जाए कि मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस कौन कौन से हैं, मास नंबर में 10-10 का गैप हो, तो 50 टू 60 वाला ऑप्शन यूज़ करना है। अगर यही एमसीक्यू आ जाए मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस कौन से हैं और 50-50 का गैप आ जाए, तो फिर 50 टू 100 यूज़ करना। वही 50 टू 100 मैंने वैसे दिखाया भी आपको, ये वाला ना आयरन और मोलिब्डेनियम के दरमियान वाला जो पोर्शन होता है ये मोस्ट स्टेबल है। अच्छा एक और बात करते हैं, इसके इस तरफ जो है ना वो न्यूक्लियाई जो उनके लाइटर न्यूक्लियाई है ना, इस तरफ कौन से हैवियर है मास नंबर के हिसाब से देखो ना, जिनकी 50 से कम है वो लाइटर न्यूक्लियाई हैं, जिनका 50 से ज़्यादा है वो हैवियर न्यूक्लियाई हैं। तो ये जो दरमियान वाले हैं, ये जो आप लोगों ने मार्क किए हैं, इनको फिर ओवरऑल क्या बोलेंगे पूरी कर्व के हिसाब से, इनको इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई कहेंगे ना, यानी पूरी कर्व के हिसाब से अगर देखें तो ये इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई बनेगी। तो अगर आपका यही सेम बच्चों एमसीक्यू आ जाए ना कि मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस कौन से हैं, उसमें ऑप्शन में ये अब मास नंबर नहीं लिखे, उसमें लिखा हुआ है लाइटर न्यूक्लियाई, हैवियर न्यूक्लियाई, तो फिर आप ऑप्शन में क्या चूज़ करेंगे, इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई चूज़ करेंगे। इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई मतलब जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई समझ आ गया ना, वही बनते हैं 50 से 100 वाले, इनको हम इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई बोलेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे। मतलब मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई 3 तरह के ऑप्शन मैंने लिखे हैं। तीनों तरह के ऑप्शन कब चूज़ करने हैं, जब एमसीक्यू की स्टेटमेंट में आपको बता दिए इस तरह की होंगी ये वाली, 50 वाली होंगी तो ये वाली, लाइटर न्यूक्लियाई, हैवियर न्यूक्लियाई और इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई हो तो ये वाली चूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा फिर हम बात कर रहे थे कि मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस कौन सा है, वो तो मैंने आपको बताया कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू जो है ना, अगर हम उसको देखें तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू किस तक इंक्रीज़ कर रही है, वो तो आयरन या आइसोटोप 58 तक इंक्रीज़ कर रही है, पता नहीं आयरन का आइसोटोप है 2658, तो ये आपके पास सबसे मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है। ये जितने भी न्यूक्लियस हैं उन सब में से मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस जो है वो ये वाला है। और इसकी अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करें ना, तो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू बनती है वो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनती है, ठीक है। इसकी ना आप लोगों ने चेक कर लेनी है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी भी आपसे पेपर में पूछ सकता है, क्योंकि ये जो लिखी है ना 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मैंने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिखी है। तो ये भी कह सकता है पेपर में आपसे इसकी बाइंडिंग एनर्जी बताएं, तो 88 मल्टीप्लाई बाई ए ऑप्शन भी ठीक होगा। ज़्यादातर वो ये भी गेम करते हैं मल्टीप्लाई बाई ए लिखा होगा, ये आप लोगों ने चूज़ करना है 88 मल्टीप्लाई बाई आपके पास 58 हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोगों ने कैलकुलेट करके ना इसको याद रख लेना और इसका आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अब पेपर में ध्यान से पढ़ लेना है कि मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस तो ठीक है आयरन का है, अब आयरन के न्यूक्लियस की क्या पूछी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आप लोगों से पूछी हुई है,
या बाइंडिंग एनर्जी पूछी है ना, तो अगर वो बाइंडिंग एनर्जी पूछेगा तो फिर तो 8.8 आंसर नहीं होगा ना, तो फिर तो 8.8 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 58 से मल्टीप्लाई करके आप लोगों ने आंसर याद रखना। एक बहुत अच्छा एमसीक्यू है अगर वो थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट लेकर आता है। इसके बाद उसने यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है ना उसकी बात की हुई है कि अगर हम यूरेनियम के न्यूक्लियस की बात करें, आपके पास 92 टू 38, ये पंजाब की बुक में उसने ये लिखी है यूरेनियम के लिए 92 टू 38 में। केपीके वालों ने भी ना वैल्यूज़ यही याद करनी है, बाकी आपकी जो कुछ वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज है ना, अभी क्लास के एंड पे मैं केपीके वाले बच्चों से डिस्कस करूंगा, उनको वैल्यूज़ जो चेंज है उनकी वो मार्क मैं करवाऊंगा चेंज वैल्यूज़, लेकिन अभी आप लोगों ने उन्होंने भी यही वाली वैल्यूज़ याद करनी है, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ यही हैं जो ठीक वैल्यूज़ बनती है। इसकी उसने लिखी है 7.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यूरेनियम की 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें भी आप यही काम करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी इसकी बना लेंगे आप लोग, वो 7.6 मल्टीप्लाई बाई ए हो जाएगा, तो 7.6 इंटू 230 लिख देंगे। ठीक है बात। चलिए ये आपको आइडिया हो गया कि इस तरह हम इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के और अदरवाइज आ जाए। ठीक है तो बात। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक मेन है वो है फिशन रिएक्शन की, आप लोगों ने थोड़ी सी डिस्कशन करनी है और फिशन रिएक्शन की बात करेंगे। फिशन प्लस फिशन रिएक्शन, ये वही टेक्स्ट बुक वाली सिंपल से कंसेप्ट्स हैं, इनमें कोई इतना मेजर इशू नहीं है फिशन में और फिजन में। फिशन रिएक्शन का बस आप लोगों ने याद रखना है कि इस रिएक्शन को जो परफॉर्म किया था वो ऑटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रेसमान ने। ये ऑटो हान और फ्रिट्ज जो थे ये जर्मन साइंटिस्ट हैं, यानी ये जर्मन साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने अपना ये जो रिएक्शन परफॉर्म किया था वो 1939 में परफॉर्म किया। तो इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि फिशन रिएक्शन ऑटो हान और फ्रिट्ज ने, जो कि जर्मन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1939 में परफॉर्म किया। ओवरऑल इस रिएक्शन की समरी ये होती है, इसमें आपका एक हैवियर न्यूक्लियाई होता है, उस हैवियर न्यूक्लियाई के ऊपर हम स्लो न्यूट्रॉन को बम्बार्डमेंट करवाते हैं। एक हैवी न्यूक्लियस के ऊपर स्लो न्यूट्रॉन को थ्रो करवाते हैं, इसको स्लो न्यूट्रॉन भी कहते हैं, इसको थर्मल न्यूट्रॉन भी कहते हैं। इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इजी टॉपिक है कि एक हैवी न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर हम स्लो न्यूट्रॉन या थर्मल न्यूट्रॉन फॉल करवाते हैं। इस हैवी न्यूक्लियस को हम टारगेट भी बोलते हैं, यानी हैवी न्यूक्लियस को टारगेट भी कहते हैं। और स्लो न्यूट्रॉन जो उसके ऊपर फॉल करवाना है, उस स्लो न्यूट्रॉन को समटाइम्स प्रोजेक्टाइल का वर्ड भी यूज़ करते हैं, यानी ये प्रोजेक्टाइल है जिसको फेंकना है, और वह हैवी न्यूक्लियस है उसको टारगेट बोल रहे हैं, यानी टारगेट यहाँ पर कौन सा न्यूक्लियस है, हैवी न्यूक्लियस है। अब वो कहते हैं जब इसको इसके ऊपर हम फॉल करवाते हैं तो इससे हैवी न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है दो लाइटर न्यूक्लियाई में। ठीक है, दो लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक होगा, कुछ यहाँ से पार्टिकल एमिट होंगे और साथ में एनर्जी रिलीज होगी। एन आप यूँ समझने भी एमिटेड पार्टिकल की सिंबल है, कुछ एमिटेड पार्टिकल्स होंगे, और ये जो दो लाइटर न्यूक्लियाई है ना, इनको हम बोलते हैं फिशन फ्रैगमेंट्स। दो लाइटर न्यूक्लियाई जो बनेंगे उनको हम बोलेंगे फिशन फ्रैगमेंट्स। और इन फिशन फ्रैगमेंट्स के बारे में बुक में बार बार उसने लिखा हुआ है कि इन फिशन फ्रैगमेंट्स के रफली इक्वल साइज के होते हैं, यानी रफली इक्वल साइज के होंगे। मैंने ओवरऑल एम समरी से लिख दी है कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में हम एक हैवी न्यूक्लियस के ऊपर जब स्लो न्यूट्रॉन को फॉल करवाते हैं तो उससे दो लाइटर न्यूक्लियाई बनते हैं। वो जो दो लाइटर न्यूक्लियाई होंगे वो रफली इक्वल साइज के होंगे, उनको हम फिशन फ्रैगमेंट्स भी कहते हैं ना। और इसमें एन जो है वो एमिटेड पार्टिकल है, वैसे भी पढ़ेंगे न्यूट्रॉन ही होंगे, और क्यू का मतलब है साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ऐसे रिएक्शन को हम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का नाम दे रहे होते हैं, जिसमें एक हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक होता है टू लाइटर न्यूक्लियाई में जो रफली इक्वल साइज के हो। थोड़ा सा इसके कंसेप्ट की तरफ आते हैं। लेकिन जो बेसिकली फिशन रिएक्शन है ना, फिशन रिएक्शन को अगर आप या फिजन रिएक्शन को आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो वो एक्सप्लेन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व से एक्सप्लेन हो सकते हैं। ये सपोज कर लें
आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। इसमें ये होता है ना कि जो हैवियर न्यूक्लियाई होता है ना वो इस जगह पर होता है, यानी फिशन रिएक्शन का जो रिएक्टेंट होगा ना वो इस जगह पर होगा। ये इसके रिएक्टेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब जब इसने ब्रेक होना है, हम लोगों ने क्या बोला, ब्रेक होने के बाद दो लाइट न्यूक्लियाई बनेंगे रफली इक्वल साइज के, वो इस कर्व में थोड़े इस जगह पर होंगे कहीं। तो ये रिएक्टेंट की बात हो रही है और ये किसकी बात हो रही है, प्रोडक्ट की। तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यहाँ से हम नोट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से ये रिएक्टेंट है ना, ये हैवी न्यूक्लियाई है, जब ये ब्रेक होगा तो लाइटर न्यूक्लियाई बनेगी, तो उनकी मास कम होगी ना, दोनों की मास इंडिविजुअल कम होगी, तो वो ग्राफ में ऊपर जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि आपके पास जो फिशन रिएक्शन हो रहा है, तो ये वाली ग्राफ तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ना, इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें क्लियरली नज़र आ रही है प्रोडक्ट्स की ज़्यादा होती है दैन किससे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ रिएक्टेंट से। ये इसके अच्छे एमसीक्यू भी हैं इस टॉपिक के, तो हमें समझ आ गया। और ये डिफरेंस है ना दोनों की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, कि फिशन रिएक्शन के दौरान बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन प्रोडक्ट्स की ज़्यादा होगी दैन किससे, रिएक्टेंट से। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से स्टेबिलिटी का भी आइडिया हो जाता है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है वो मोर स्टेबल होगा। तो ये वाला आपके जो होगा ना, ये मोर स्टेबल होगा, यानी जो प्रोडक्ट्स होते हैं फिशन रिएक्शन के वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू किससे, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है। अच्छा, फिर आप लोगों ने याद रखना है कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, अब यूँ याद रख से ज़्यादा बेहतर है, उसका इन्वर्स रिलेशन है मास ऑफ न्यूक्लियस के साथ। मास ऑफ किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू ज़्यादा होगी ना, उसके न्यूक्लियस की मास उतनी क्या होगी, कम होगी। क्यों मास कम होगी, क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होने का मतलब है कि उसकी मास क्यों कम है, उसकी मास असल में एनर्जी में क्या होगी, कन्वर्ट होगी है ना। तो जब मास एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो मास तो कम होनी। तो इसमें अगर आपसे पूछेगा ना मास का क्वेश्चन, तो आप लोग ने याद रखना है कि मास ऑफ जो रिएक्टेंट्स होती है ना, फिशन रिएक्शन की सारी बातें लिखो, ये बात याद रखें, सब बातें फिशन के लिए। मास ऑफ रिएक्टेंट्स ग्रेटर होती है मास ऑफ प्रोडक्ट्स से, मास ऑफ रिएक्टेंट्स ग्रेटर होगी मास ऑफ प्रोडक्ट से। लेकिन मास नंबर जो होगा ना, ये बात क्लियर करें, मास नंबर की अगर हम बात करें तो मास नंबर जो रिएक्टेंट्स का मास नंबर होगा और प्रोडक्ट्स का बराबर होगा। मास नंबर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बराबर होते हैं, मास बराबर नहीं होती। मास नंबर तो तादाद होती है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की, तो वो बराबर होती है। इसी तरह चार्ज नंबर भी इक्वल होंगे, वो तो होल्ड करेगा ना मास। चार्ज नंबर भी रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के आपस में इक्वल होंगे। तो ये बस चंद बातें आप लोगों ने याद रखनी है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन प्रोडक्ट्स की ज़्यादा होती है रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट्स मोर स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट से। बाइंडिंग एनर्जी का मास ऑफ न्यूक्लियस के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम उसके न्यूक्लियस की मास ज़्यादा, तो मास ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होती है मास ऑफ प्रोडक्ट से। फिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की मास ज़्यादा होती है प्रोडक्ट्स की मास से, वही मास तो असल में एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, प्रोडक्ट्स की मास कम है ना। क्यों प्रोडक्ट्स की मास कम है, क्योंकि रिएक्टेंट्स की जो मास है वो कुछ पार्ट किधर चला गया, एनर्जी में चला गया, वो प्रोडक्ट्स की मास नहीं बनी ना। लेकिन मास नंबर और चार्ज नंबर दोनों के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ध्यान से पढ़ लेना, मास को अक्सर बच्चे मास नंबर समझ लेते हैं, मास नंबर दोनों तरफ बराबर हैं, मास जो है वो बराबर नहीं है। मास नंबर और चीज़ होती है, मास नंबर तो तादाद होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की, वो बराबर रहेगी। ठीक है, इसका एक रिएक्शन लिख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। इसका जो सबसे फेमस रिएक्शन जो फ्रेड्स वगैरह ने परफॉर्म करवाया था, उन्होंने यूरेनियम का आइसोटोप लिया था 92 to 35, इसके ऊपर उन्होंने न्यूट्रॉन को फॉल करवाया। जब उन्होंने इसके ऊपर न्यूट्रॉन को फॉल करवाया तो दे ऑब्जर्व दो लाइट न्यूक्लाई बने। एक उन्होंने देखा कि बेरियम बने जो 56 था 141, दूसरा उन्होंने नोट किया कि आपका क्रिप्टॉन बन रहा है और क्रिप्टॉन जो है वो 3692 था। ये अब आपके वो फ्रिक्शन फ्रेगमेंट्स हैं और जिनके बारे में बार बार बोल रहे थे कि इनकी रफली इक्वल साइज होंगे, तो रफली तो इक्वल ही हैं, ये 56 है ये 36 है। ठीक है, ये फ्रिक्शन फ्रेगमेंट्स हो गए। साथ में अब हम लिखेंगे एमिटेड पार्टिकल, तो इसमें 3 न्यूट्रॉन एमिट हुए, ये वो एमिटेड पार्टिकल थे
और साथ में Q मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ये फिशन रिएक्शन है। अब अगर मैं बात कर रहा था मास नंबर, चार्ज नंबर वाली, आप देखें ना इस तरफ मास नंबर टोटल कितना बनता है, 236 बनता है ना। तो इन ये तीन होंगे, इसको वन नहीं गिनना, 3 इंटू 1 3 होगा। इन सारों का 141, 92 और इसके अंदर 3 ऐड करेंगे, 1 नहीं 3 ऐड करना है, तो ये भी कितना बनेगा, 236 ही बनेगा। मतलब इस तरफ भी जो मास नंबर टोटल बनता है वो 236 ही है। इधर चार्ज टोटल कितना बनता है, 92 बनता है, तो इधर भी चार्ज जब नोट करेंगे तो क्या बनेगा, 92। मतलब मास नंबर और चार्ज नंबर दोनों साइड के बराबर हैं। रेक्टेंस और प्रोडक्ट्स के मास नंबर भी बराबर है 236, चार्ज नंबर भी बराबर है, लेकिन मास बराबर नहीं है। मास रेक्टेंस की ज़्यादा है किसकी मास से, प्रोडक्ट्स की मास से, और वही मास तो असल में एनर्जी में क्या होगी, कन्वर्ट होगी, ठीक है ना। वही मास आपकी एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ये बातें याद रखें। अच्छा, थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब वो कहता है कि अगर हम इसमें ज़रा हमारे पास ये वाले प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इन दोनों में ये दो प्रोडक्ट्स हैं, तो हम इन दोनों की ना एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर निकालते हैं। एवरेज कैसे निकालेंगे, दोनों की निकाल के मिड से लेंगे ना, ठीक है। तो हम डायरेक्ट ही याद रखेंगे। तो अगर हम इसी रिएक्शन का अगर आप सेंस क्यू पूछते हैं ना, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ, ये इनके मास नंबर, एटॉमिक नंबर, हर चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ बेरियम एंड क्रिप्टॉन अगर आपसे पूछता है तो बनती है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ बेरियम एंड क्रिप्टॉन 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। इस तरह पूछ रहा है कि अगर हम इसी रिएक्शन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ यूरेनियम ले लेते हैं तो वही 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगी, 8.5 होगी, और ये हम ले रहे थे 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वो कहते हैं कि अगर हम इसका डिफरेंस ले लें, डिफरेंस चलो मैं ये लिख सकता हूँ, रेक्टेंस और प्रोडक्ट्स का डिफरेंस इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ रेक्टेंस एंड प्रोडक्ट्स, 8.5 में से माइनस करेंगे 7.6, तो ये बनेगा 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या कुछ लोग इसको रफली जो है वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोलते हैं। अब मेरी बात सिर्फ सुनिएगा, एक एमसीक्यू आ रहा होता है कि ड्यूरिंग द फिशन रिएक्शन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज बाय एन अमाउंट, ड्यूरिंग द फिशन रिएक्शन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन रफली इंक्रीज बाय एन अमाउंट, रफली कितनी इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का डिफरेंस लिखा है ये तो मैं पता है ना, प्रोडक्ट्स की ज़्यादा होगी रिएक्टेंट से, तो पूछता है रफली कितनी इंक्रीज हो जाती है। तो ये बेसिकली वो रफली इंक्रीज ही तो निकल रही है ना, कि जो इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस होगा वो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनेंगे तो कितनी बाइंडिंग एनर्जी रफली इंक्रीज होगी, वो 0.9 या 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगी, रिलीज होगी। तो इस बात को अब इस ये तो ठीक है कि ये डिफरेंस भी आ रहा है, तो डिफरेंस को हम ये भी कह सकते हैं कि ये रफली इंक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी है ड्यूरिंग फिशन रिएक्शन। लिख भी लें अपने पास, ये क्या है, रफली इंक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, रफली इंक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो अगर आपसे पूछता है ना कि फिशन रिएक्शन में प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रफली कितनी ज़्यादा होती है देन रिएक्टेंट से, तो 0.9 या 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी जो प्रोडक्ट्स होते हैं फिशन के, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 0.9 या 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिएक्टेंट से क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब वर्डिंग चेंज करके वो ये बात करता है, तो बात वही पूछ रहा होता है, बस थोड़ा सा सेंस उसने चेंज किया होता है। ये तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात होगी ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है वो आपके पास 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मतलब ये 0.9 क्या है, ये प्रोडक्ट्स की इतनी ज़्यादा है देन किससे, रिएक्टेंट से। तो अब अगर हम इस रिएक्शन की बाइंडिंग एनर्जी निकालना चाहें, ये जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ना उसको क्यू वैल्यू भी बोलते हैं, तो वो कैसे निकलेगी, वो 0.9 को हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो क्यू वैल्यू होती है ना इसको हम ये भी बोलते हैं कि फिशन रिएक्शन के दौरान अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है, यानी फिशन रिएक्शन के दौरान जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही होगी उसको हम बोलेंगे। अच्छा, इस 0.9 को आप 236 से मल्टीप्लाई कर लें या 235 से मल्टीप्लाई कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 236 से कर लें, 5 से कर लें, इसका जो अप्रोक्सीमेट आंसर आता है
वो आपके पास 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। और इसको अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू लिखें तो 11.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि फिशन रिएक्शन के दौरान जो आपके पास अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है ना, अगर हम देखते हैं कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है अगर आपसे पूछेगा तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रही है। और अगर आपसे पूछता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ पर न्यूक्लियन कितनी हो रही है, पर न्यूक्लियन जो है वो 0.9 है। अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यू वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी होती है ना, इसको क्यू बाई ये भी कह सकते हैं ना। अगर कहते हैं ना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन कितनी, वो तो ये है ना। लेकिन अगर जनरल पूछता है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, वो क्यू वैल्यू होगी वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 211.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। इसको मैंने 236 क्यों नहीं लिखा, 235 क्यों लिखा है, असल में बुक में इसने इसको 235 से लिखा हुआ है ना, तो मैंने भी इसलिए वो बुक के अकॉर्डिंग 235 लिख दिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि लार्ज वैल्यू ऑफ एनर्जी है, तो एक पॉइंट से इतना बड़ा डिफरेंस आता नहीं उसमें, तो आप बुक के अकॉर्डिंग इसको याद कर लेंगे 235। समझ आ गया। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन फिशन रिएक्शन 200, अगर एग्जैक्ट लिखिए आ जाए 211.5। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसका रफली पूछता है, रफली ये बनता है कितना 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है कि इस रिएक्शन के दौरान कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही होगी, रिलीज हो रही है। क्यू वैल्यू आपको समझ आ गया, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज को हम क्यू वैल्यू बोलते हैं। अब आप लोगों ने याद रखना है कि ज़रूरी नहीं होता कि जब फिशन रिएक्शन हो रहा हो उस वक्त बेरियम और क्रिप्टॉन ही बने ना, इसके अलावा भी फिशन फ्रैगमेंट बन सकते हैं। जिस तरह ये है ना 235 हम यूज़ कर रहे हैं, इसके ऊपर अगर आप न्यूट्रॉन फॉल करवा रहे हैं तो इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो बेरियम और क्रिप्टॉन के अलावा भी बन सकते हैं। तो वो आप लोगों ने और प्रोडक्ट्स भी याद रखने। एक तो बेरियम और क्रिप्टॉन आपको याद है ना, एक अब ये याद कर लें, इनके मास नंबर आपको एटॉमिक नंबर याद करने पड़ेंगे, सिंबल भी SN50 132 प्लस इसके बाद MO आपका मोलिब्डेनियम 42 101। इस रिएक्शन में देखें 3 न्यूट्रॉन इमिट हुए और साथ में अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है, ठीक है। इसी तरह अगर हम एक और रिएक्शन लिखें उसमें आपके पास XE की न्यूक्लियस बनता है 54 101, सॉरी 101 54 पे 140 होगा नहीं, प्लस इसके पास फंक्शन है SR 3894। अब इसमें देखिए 2 न्यूट्रॉन इमिट हो रहे हैं, इसमें 2 न्यूट्रॉन इमिट हो रहे हैं। बेरियम और क्रिप्टॉन में भी कितने इमिट हुए थे, 3 इमिट हुए थे। जब SN और मोलिब्डेनियम बने हैं तब भी 3 इमिट हुए हैं, लेकिन इस रिएक्शन में 2 इमिट हुए हैं ना। अगर आपसे पूछता है ना कि फिशन रिएक्शन में न्यूट्रॉन इमिट ना, फिशन रिएक्शन की सारी बातें तो वैसे हो रही हैं, इसमें अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन इमिट होने की, न्यूट्रॉन कितने इमिट होंगे, तो न्यूट्रॉन इमिट होने के MCQ अगर आ जाए तब ऑप्शन में चूज़ करते हैं 2 और 3 ऑप्शन आप चूज़ करेंगे। अगर पूछते हैं ना फिशन रिएक्शन में न्यूट्रॉन कितने इमिट होंगे तो 2 और 3 ऑप्शन लिखा होगा वो आप चूज़ करेंगे। फिर लिखा होता है कि ऑन द एवरेज न्यूट्रॉन कितने इमिट होंगे, तो एवरेज तो फिर वो मैथ वाली एवरेज होती है, वो तो क्या करेंगे कुछ में 2 कुछ में 3 एवरेज निकालेंगे, ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितने बनेंगे, फिर आप 2.5 ऑप्शन चूज़ करेंगे। ये MCQ है असल में। अब ये ना सोचिएगा सर के 2.5 एक आधा काट के इमिट होगा, वो उस तरह सेंस नहीं है, ये मैथ वाला एवरेज कंसेप्ट है ना। अगर पूछता है फिशन रिएक्शन में न्यूट्रॉन कितने इमिट होते हैं तो आप लोगों ने कहना है 2 और 3 इमिट होंगे, कुछ में 2 कुछ में 3। लेकिन अगर पूछते हैं ना फिशन रिएक्शन में ऑन द एवरेज कितने इमिट होंगे, तो ऑन द एवरेज में फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑन द एवरेज जो होगा वो आप लोगों ने 2.5 ही ऑप्शन चूज़ करना है कि ऑन द एवरेज जो होंगे वो 2.5 इमिट हो रहे होंगे। ठीक होगी बात। जो हम इससे KPK वाले स्टूडेंट्स हैं ना वो अब ज़रा बात ध्यान सुन लें, ये 50 वालों का बात याद करने की ज़रूरत नहीं। KPK वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी बुक में उसने, चले मैं लिख देता हूँ 50 वाले भी इंफॉर्मेशन है, माइंड में रख लीजिएगा, चलो सारों की रिवीजन हो जाएगी। इन्फॉर्मेशन ही बातें, कंसेप्चुअल चीज़ है कोई। जो यूरेनियम 235 है ना, यूरेनियम कौन सा 235 है,
इसकी मास उसने एग्जैक्ट एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में लिखी हुई है, तो अपने पास माइंड में रख लीजिएगा, इन्फॉर्मेशन याद हो जाए, अच्छी होती है। 235.0439 एटॉमिक मास यूनिट, ये इसने इसकी मास लिखी हुई एग्जैक्ट एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में, यूरेनियम 235 की। फिर इसने जो बेरियम है उसकी मास भी एग्जैक्ट लिखी हुई है, बेरियम 141 की मास वो इसने लिखी हुई है 140.9139 एटॉमिक मास यूनिट। केपी के वाले तो मस्त याद करें, पंजाब वाले याद करने तो अच्छी बात है, चलें थोड़ा नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। क्रिप्टॉन की अगर हम बात करें तो इसकी मास बनती है 91.8973 ठीक है ना, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है ना, बाकी न्यूट्रॉन की मास क्या है वो मैंने ऑलरेडी आपको याद करवा चुका हूँ, न्यूट्रॉन की मैं दोबारा से नहीं दिखाना, ये बस चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अब अगर आपसे पूछता है ना कि इस केस में अभी हम लोगों ने तो देखे ना ये जो निकाली है, हम लोगों ने तो क्वेश्चन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डायरेक्ट निकाल दी है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाल दी। तब इस रिएक्शन में अगर हम बात करते हैं ना रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की टोटल मास की बात करें ना, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन को तो एनर्जी की फॉर्म में सॉल्व किया है ना, अब अगर अब इसमें टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स निकालते हैं तो मैं आपको समझा रहा थोड़ी देर पहले, फिशन रिएक्शन वही जो बेरियम और क्रिप्टॉन वाला है ना उसकी बात हो रही है, उसमें अगर हम टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स निकालते हैं तो बनती है 236.0526 एटॉमिक मास यूनिट। मैंने आपको बताया था ना कि रिएक्टेंट्स की मास ज़्यादा होती है देन किसकी मास से, प्रोडक्ट्स की मास से, लेकिन मास नंबर दोनों तरफ बराबर होते हैं, तो वो ये बात कर रहे हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स ये बनती है। इसी तरह अगर हम टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स निकालें ना, और मास ऑफ प्रोडक्ट्स जब बच्चों निकालोगे ना तो आप लोगों ने याद रखना है उसमें बेरियम भी आएगा, क्रिप्टॉन भी आएगा और 3 न्यूट्रॉन भी आएंगे। ठीक है ना, वो सारों की कंबाइंड मास में इकट्ठी लिख रहा हूँ, वो 235, ज़ाहिर है प्रोडक्ट्स में बेरियम और क्रिप्टॉन तो नहीं है ना, साथ में 3 न्यूट्रॉन भी तो है ना, तो उनकी मास आएगी तो चीज़ें पता चलेंगी ना। तो ये बनती है 235.8373 एटॉमिक मास यूनिट। अब मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर आप इस केस में निकालते हैं, ज़ाहिर मास में तो डिक्रीज ही आ रहा है, इंक्रीज तो आ नहीं रहा, डिक्रीज इन मास निकालें। डिक्रीज इन मास कैसे निकालेंगे कि आप लोगों ने रिएक्टेंट्स की मास को प्रोडक्ट्स की मास में से क्या करें, माइनस करें। मतलब अब ये कर दें कि मास ऑफ रिएक्टेंट में से माइनस कर दें मास ऑफ प्रोडक्ट्स को, तो उसका आंसर सिर्फ याद रख लीजिएगा 0.215 एटॉमिक मास यूनिट। ये मैं बाकी ना भी याद रहे खैर है, लेकिन ये चीज़ याद रखनी बहुत ज़रूरी है। ये जो चीज़ है वैसे मैंने डायरेक्ट लिखनी थी लेकिन मैंने वो सारी करवा दी कि डिक्रीज इन मास अगर पूछे ना कि फिशन रिएक्शन में डिक्रीज इन मास कितना आ रहा है तो वो 0.215 एटॉमिक मास यूनिट का आ रहा है। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर हम इसको डायरेक्ट एनर्जी बनाना चाहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बनाना चाहते हैं या क्यू वैल्यू बनाना चाहते हैं, बात तो एक ही है, तो हम लोगों ने एक और तरीका भी तो पढ़ा हुआ है ना, वो तरीका क्या होता है, हम 0.215 अपना लिखें और इस यू की जगह पर क्या लिख सें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सें, तो डायरेक्ट हमारी एनर्जी बन जाती है कितनी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक तो मैंने दूसरे मेथड सॉल्व किया, उसके अपने एम्स की बन सकते हैं, एक ये मास्टर्स वाली फॉर्म भी है, केपीके की बुक में उसने इसको मास्टर्स से सॉल्व किया है, वो भी याद रखना है। पंजाब केपीके वालों ने तो सारी मास्टर याद करनी है, वो कोई भी पूछ सकता है, कोई पता नहीं उसका, लेकिन पंजाब वाले ये ज़रूर याद रख लीजिएगा अगर आपसे पूछें इस केस में डिक्रीज इन मास आती कितनी है, वो तो पता है आपको रिएक्टेंट्स की मास ज़्यादा है प्रोडक्ट्स की मास से, तो डिक्रीज इन मास एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में आप लोगों ने याद रखनी 0.215 एटॉमिक मास यूनिट मास डिक्रीज हो जाएगी। ये आप कह सकते हैं कि इतनी मास रिएक्टेंट्स की ज़्यादा होगी देन किस से, प्रोडक्ट से, और आगे उसको उसने एनर्जी में कन्वर्ट किया। एक दो और इन्फॉर्मेशन कर लेते हैं, पंजाब वाले याद कर लें तो ठीक है, लेकिन केपी के वालों ने मस्त याद करनी है। ये जो इन्फॉर्मेशन अभी लिख रहा हूँ इसमें उसने लिखा हुआ है कि 1 ग्राम, बड़ी आम सी बातें, 1 ग्राम ऑफ नेचुरल यूरेनियम जो होता है, नेचुरल यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम मीन इसके अंदर इंक्लूडिंग ऑल आइसोटोप्स, इंक्लूडिंग ऑल आइसोटोप्स मतलब उसके अंदर सारे आइसोटोप उसके मिक्स हुए होते हैं, उसको नेचुरल यूरेनियम बोल रहा है ना। तो कह रहा है कि 1 ग्राम ऑफ नेचुरल यूरेनियम जो होता है ना, इसके अंदर अगर आपसे पूछते हैं ना नेचुरल यूरेनियम विच हैज़ अबाउट
10⁻19 एटम्स ऑफ यूरेनियम 92 235। ये अच्छा एमसीक्यू है। अगर आपसे पूछता है ना, ये जो नेचुरल यूरेनियम होता है जो हम ज़मीन से निकालते हैं जिसमें सारे आइसोटोप्स होते हैं, उसके अंदर ये वाला यूरेनियम कितने एटम्स होते हैं, तो 1 ग्राम के अंदर इसके कितने एटम होंगे, 10⁻19 एटम्स होंगे यूरेनियम 235 के। तो अगर आपसे पूछता है ना कि इसकी जो नेचुरल यूरेनियम जो होती है, नेचुरल यूरेनियम मतलब जो हम ज़मीन से यूरेनियम निकालते हैं इसके अंदर सारे आइसोटोप्स होते हैं, उसमें इस वाले आइसोटोप की परसेंटेज कितनी होती है, तो इसकी परसेंटेज आप लोगों ने याद रखनी, ओनली 0.7% होती है। इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपको पहले भी बताया था न्यूक्लियर में सारी तकरीबन इन्फॉर्मेशन है। ये एक और इन्फॉर्मेशन है कि 1 ग्राम नेचुरल यूरेनियम में इसके नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो ये 10⁻19 एटम्स होंगे। फिर बात करूँ नेचुरल यूरेनियम में इस यूरेनियम की परसेंटेज कितनी होगी ना, इसकी जो परसेंटेज बनती है वो 0.7% होगी, ठीक है ना। ये बस आप लोगों ने बात याद रखनी है। अच्छा, 1 ग्राम वाली बात कर रहे हैं कि 1 ग्राम ऑफ नेचुरल यूरेनियम में इसके कितने एटम्स होंगे, 10⁻19 एटम्स होंगे। इसी बात को अगर देखा जाए तो एक एटम से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 ग्राम ऑफ नेचुरल यूरेनियम को अगर हम बर्न करवाएं, बर्न तो नहीं कहना चाहिए, बर्न तो केमिकल वर्ड है, मतलब उसका हम फिशन करवाएं ना, अगर उसकी फिशन करवाते हैं तो 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम से कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एटम से थी ना, तो ये कितनी हो जाएगी 200 इंटू 10⁻19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उस रिएक्शन से क्या हो रही होगी, रिलीज हो रही होगी। या अगर हम इसको जूल में कन्वर्ट कर दें, ये ओवर नहीं लगाता, जूल में कन्वर्ट कर दें तो ये बन जाती है 3.2 इंटू 10⁸ जूल। ये भी इंफॉर्मेशन है सारी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि उसने बुक में लिखा हुआ है कि अगर आपके पास 1 ग्राम नेचुरल यूरेनियम हो तो आपसे एमसीक्यू में पूछेगा बताएं उस 1 ग्राम नेचुरल यूरेनियम से कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, तो आप लोग चूज़ करोगे 200 इंटू पावर 19, क्योंकि नेचुरल यूरेनियम में यही वाला यूरेनियम जो है वो फिशन कर रहा है, 92 35 फिशन कर रहा है ना। तो इसके 1 ग्राम में इसके 19 एटम्स है, 10⁻19 है, तो एक एटम से 200 और इतने एटम से 19 साथ मल्टीप्लाई कर देंगे या इसको जूल में कन्वर्ट करें तो 3.2 इंटू 10⁸ जूल उसमें लिखा हुआ है। ये आपको इन्फॉर्मेशन याद हो चुकी होगी, आसान सी बात। नेचुरल यूरेनियम में इस यूरेनियम के आइसोटोप की परसेंटेज कितनी है, 0.7% है। एक और इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी हुई है वो भी याद रख लें कि वो ये है कि 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम जो होता है, वो तो 1 ग्राम की बात हुई थी ना, अभी 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम जो होता है ना कितनी एनर्जी देता है, 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम जो होगा वो आपको एनर्जी देगा जो आपको मिलेगी कंबस्शन ऑफ अबाउट 3000 टन ऑफ कोल। अंदाज़ा लगा लो, इंफॉर्मेशन ये भी कहता है कि 1 किलोग्राम अगर आपका यूरेनियम है उससे आपको जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, इतना सा 1 किलोग्राम यूरेनियम बन जाता है, बहुत मैसिव होता है ये, बहुत हैवियर होता है सॉरी। तो इतना सा अगर 1 किलोग्राम यूरेनियम अगर आप उसके पास हो, उससे जो एनर्जी मिलेगी वो इक्वल टू होगी कंबस्शन ऑफ अबाउट 3000 टन ऑफ कोल। मतलब 1 किलोग्राम यूरेनियम से जितनी एनर्जी मिल जाती है उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लेने के लिए आपको 3000 टन ऑफ कोल अगर आप बर्न करते हैं तब जाकर आपको उतनी एनर्जी मिलेगी। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि फिशन रिएक्शन से कितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ हो रही होती है। और एज़ कम्पेयर टू किससे, कोल से। कोल में तो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है ना, ये वजह है कि किसी केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी ऑब्टेंड होती है वो नेग्लिजिबल होती है एज़ कम्पेयर टू उस एनर्जी से जो आपको किसी फिशन रिएक्शन से या किसी न्यूक्लियर रिएक्शन से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्टेंड हो रही है उसके साथ, ठीक है। फिशन रिएक्शन हो गया है कंप्लीट तो, लेकिन इसमें फिर भी आप लोग ना फिशन चेन रिएक्शन को थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये डायरेक्टली इंक्लूड तो नहीं है फिशन चेन रिएक्शन, लेकिन इसकी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होना बेहतर होती है क्योंकि लिंक टॉपिक है तो पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। फिशन चेन रिएक्शन आपको बताया था कि सीरीज ऑफ रिएक्शन कम बोलते हैं, कि सीरीज ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग जो होते हैं, सीरीज ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग फिशन रिएक्शंस।
मतलब एक दफ़ा स्टार्ट कर दें, रिक्वायरमेंट पूरी कर दें, खुद ही चलता रहता है। तो सीरीज ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग फिशन रिएक्शंस को हम फिशन चेन रिएक्शन कहते हैं। ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा। इसके आगे दो टाइप्स होती हैं ना फिशन चेन रिएक्शन की। इसकी एक टाइप होती है कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन, फिशन चेन रिएक्शन FCR में लिखूंगा, ठीक है, कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन। और दूसरे होते हैं अनकंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन। तो दो तरह के कहते हैं फिशन चेन रिएक्शन होते हैं। नाम से ज़ाहिर एक कंट्रोल्ड होंगे और एक अनकंट्रोल्ड होंगे। तो कंट्रोल में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। ये जो कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन होंगे, नाम से ज़ाहिर है कि इनमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये बेसिकली जो है वो बेसिक प्रिंसिपल है कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन और द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन ही करवाते हैं। तो कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है। इस तरह अगर हम अनकंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन की बात करें तो नाम से ज़ाहिर है इनमें रेट ऑफ रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। तो इनमें जो रेट ऑफ रिएक्शन की हम बात करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इंक्रीज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम अनकंट्रोल्ड बोलते हैं। और अगर इसके बेसिक प्रिंसिपल की बात करता है तो ये बेसिक प्रिंसिपल है आपके एटॉमिक बम का। यानी एटॉमिक बम का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो आपके पास अनकंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन में, ठीक है। इसी के अंदर फिर वो एक और टर्म भी यूज़ करता है जिसे हम क्रिटिकल मास कहते हैं। क्रिटिकल मास, क्रिटिकल मास आपको मैंने डायग्राम से बात समझाई हुई है। ऐसी मास ऑफ यूरेनियम होती है, मैं लिख सकता हूँ पहले, यानी क्रिटिकल मास क्या है, मास ऑफ यूरेनियम होती है इन विच, ऐसी मास यूरेनियम होती है इन विच वन न्यूट्रॉन जो होता है आउट ऑफ ऑल न्यूट्रॉन्स, out of all the neutrons produce further fission, produce further fission, ठीक है ना। उस मास को हम क्रिटिकल मास कहते हैं। यानी जिसके जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं उनमें से एक न्यूट्रॉन अगर फर्दर फिशन करे, अब यूँ समझ लेना आपको कुछ ऐसा रिएक्शन हुआ है कि यहाँ पर आपका यूरेनियम था, उस यूरेनियम के ऊपर आप लोगों ने एक स्लो न्यूट्रॉन फॉल करवाया। उस स्लो न्यूट्रॉन को जब फॉल करवाया तो ज़ाहिर है वो बैरियम बना, क्रिप्टॉन बना, उनको छोड़ देते हैं। और यहाँ से कितने न्यूट्रॉन निकल आए, दो निकले हैं, तीन निकले हैं, पता नहीं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है ना कि कौन सा आपका रिएक्शन हुआ है, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने इसमें आगे एक और यूरेनियम रखा हुआ है ना, अब वो कहते हैं कि अगर इनमें से ये वाला न्यूट्रॉन एक न्यूट्रॉन फर्दर फिशन करे तो ये दो न्यूट्रॉन को फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अब वो कहते हैं कि इन न्यूट्रॉन को हम कैसे अब्जॉर्ब करेंगे, इसके लिए आपको पता है हम बोरॉन और कैडमियम रॉड यूज़ करते हैं। इन दो न्यूट्रॉन को अब्जॉर्ब करने के लिए हम बोरॉन और कौन से कैडमियम के रॉड यूज़ करते हैं। अब एक न्यूट्रॉन ने फिशन की, आगे वही डिपेंड करता है 2 न्यूट्रॉन एमिट हुए या 3 न्यूट्रॉन एमिट हुए। आप लोगों ने दोबारा किया, क्या किया कि इन दो न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व कर लिया और एक न्यूट्रॉन आगे फर्दर फिशन कर रहा है। तो देखिए ये ऐसी मास यूरेनियम है, मास यूरेनियम है इन विच वन न्यूट्रॉन, जिसके अंदर कितने न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन, आउट ऑफ ऑल का मतलब है ये जो तीनों है, दो हो या तीन हो जो निकले हैं यहाँ से, इन विच वन न्यूट्रॉन आउट ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन प्रोड्यूस फर्दर फिशन। यानी जितने भी न्यूट्रॉन एमिट हो रहे हैं उनमें से एक न्यूट्रॉन फर्दर फिशन कर रहा है, फिर जितने भी एमिट हुए हैं एक न्यूट्रॉन फर्दर फिशन कर रहे हैं और बाकियों को हम क्या कर रहे हैं, अब्जॉर्ब कर रहे हैं। ऐसे प्रोसेस को हम किसका नाम देते हैं, सॉरी, ऐसी मास यूरेनियम को हम लोग क्रिटिकल मास यूरेनियम का नाम देते हैं। वैसे आपको पता होगा ये जो न्यूट्रॉन एमिट होते हैं ना,
जो न्यूट्रॉन एमिट होते हैं ये स्लो न्यूट्रॉन नहीं होते, जो न्यूट्रॉन एमिट होते हैं ये फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं, ये बहुत फास्ट मूव कर रहे होते हैं, ये फास्ट होते हैं। इनको फर्दर फिशन करने के लिए हम स्लो करते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में उसका स्लो करना एमडी कैट में इंक्लूड नहीं है, ईटा में तो हम पढ़ेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ेंगे ना उसमें। तो ये बस याद रखना है कि ये जो न्यूट्रॉन एमिट होते हैं ना फिशन रिएक्शन से, दीज न्यूट्रॉन आर नॉट स्लो न्यूट्रॉन्स, ये जो न्यूट्रॉन होते हैं वो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होते हैं, ये न्यूट्रॉन स्लो न्यूट्रॉन नहीं होते, ये बात याद रखिए। अच्छा, एक तो ये बातें होगी, फिर आप लोगों ने एक छोटी सी चीज़ ये याद रखनी है कि इसके कुछ केसेस भी हैं, केस भी कर ही लें, वैसे अभी बात हो रही है। ये क्रिटिकल मास के कुछ केसेस बनते हैं। क्रिटिकल मास आपको समझ आ गई नहीं होती क्या है। अब वो तीन उसने बातें लिखी, कहता है कि अगर किसी भी रिएक्शन में आपके पास जो मास ऑफ यूरेनियम पड़ी हुई है ना, मास ऑफ यूरेनियम जिसके अंदर फिशन रिएक्शन होना है, वो मास ऑफ यूरेनियम ग्रेटर हो जाए ना क्रिटिकल मास से, यानी जितनी मास ऑफ यूरेनियम आपके पास पड़ी हुई है वो ग्रेटर हो जाए क्रिटिकल मास से, आपको गिवन होगा सवाल में, तो आपसे पूछेगा बताएं उस वक्त कौन सा रिएक्शन होगा। अगर मास ऑफ यूरेनियम ज़्यादा हो जाएगी क्रिटिकल मास से, जिसको मतलब है एक से ज़्यादा न्यूट्रॉन हिस्सा लेंगी, तो क्रिटिकल मास में तो एक न्यूट्रॉन हिस्सा लेता है ना, लेकिन अगर यूरेनियम की मास ज़्यादा अवेलेबल होगी तो ज़्यादा न्यूट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, तो फिर उस वक्त आपसे पूछेगा रिएक्शन कौन सा होगा। आप लोगों ने याद रखना उस वक्त अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन होगा, अनकंट्रोल्ड फिशन, सी आर लिख सकते हो, चेन रिएक्शन। अगर मास ऑफ यूरेनियम ग्रेटर होगी क्रिटिकल मास से तो अनकंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन हो जाएगा। और अगर बच्चे दूसरे आप ऑपोजिट बात कर लेंगे, तो अगर जो मास ऑफ यूरेनियम है, जिस यूरेनियम की बात कर रहे हैं वो लेस हो जाए किसकी मास से, क्रिटिकल मास से, तो अगर मास ऑफ यूरेनियम लेस हो जाए क्रिटिकल मास से, तो फिर आपके पास फिशन रिएक्शन कैन नॉट प्रोसीड। वो फिर क्या होगा, न्यूट्रॉन आगे मास है ही बहुत कम ना, क्रिटिकल मास से भी कम है, क्रिटिकल मास में कितने न्यूट्रॉन हिस्सा लेते हैं, एक। तब अगर मास यूरेनियम क्रिटिकल मास से भी कम हो जाए तो वो न्यूट्रॉन भी फर्दर फिशन नहीं कर सकेगा, क्योंकि आगे यूरेनियम ही अवेलेबल नहीं होगी ना। तो इसमें बोलेंगे फिशन चेन रिएक्शन जो होगा ना वो प्रोसीड नहीं होगा, फिशन चेन रिएक्शन कैन नॉट प्रोसीड। ये बात आपको समझ आ गई। यूँ समझ लें कि वो जो एक ही न्यूट्रॉन बचता था ना जिसने फिशन करनी थी, वो न्यूट्रॉन तो है हमारे पास, आगे यूरेनियम ही नहीं पड़ा हुआ जिसके ऊपर हिट करे और रिएक्शन प्रोसीड होना, तो रिएक्शन ही प्रोसीड नहीं होगा। फिर एक और केस ये भी बनता है, अगर आप लोगों के पास जो मास ऑफ यूरेनियम है वो इक्वल टू हो जाए किस मास के, क्रिटिकल मास के। अगर मास ऑफ यूरेनियम बराबर हो जाए क्रिटिकल मास के, जिसकी वही डायग्राम बनती जो अभी मैं आपको समझा रहा था ना, एक एक न्यूट्रॉन फर्दर फिशन कर रहा था, तो फिर क्या होगा, फिर कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन होगा, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में करवाते हैं वो लोग, कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन होगा। और ये कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन मैंने बताया था किस में हो रहा होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में बिल्कुल ऐसे ही हो रहा होता है कि वो दो न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करवा लेते हैं बोरॉन और कैडमियम के रॉड यूज़ करके, और अपना जो फिशन रिएक्शन होता है उसको वो आगे प्रोसीड रखते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आप लोगों ने याद रखना है ये जो फिशन फ्यूल होता है ना, यानी फिशन रिएक्शन के लिए हम जो फ्यूल यूज़ करते हैं ना, वो सारी यूरेनियम फिशन फ्यूल के तौर पर यूज़ नहीं होती। हमारी बुक्स में तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको फिशन फ्यूल बोला गया है। एक यूरेनियम का आइसोटोप 233 फिशन फ्यूल होता है, लेकिन इसकी परसेंटेज ही नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। और जो हम यूज़ करते हैं वो 2 to 35 यूज़ करते हैं। इसकी मैंने बताया था कि नेचुरल यूरेनियम में जो परसेंटेज होती है वो 0.7 होती है, नेचुरल किस में, यूरेनियम में थोड़ा ज़्यादा होता है, 0.7 होता है। इसकी तो परसेंटेज इतनी कम होती है, यानी कोई 0.00 में चली जाती है, तो इसलिए इसको तो हम लिफ्ट ही नहीं करवाते, ठीक है ना। लेकिन नाम तो याद रखेंगे कि फिशन फ्यूल ये भी है, ये भी है। और एक यूज़ करते हैं आपके पास जो है वो प्लूटोनियम जो है ना, वो उसको भी हम यूज़ कर रहे हैं। और प्लूटोनियम जो हम यूज़ करते हैं वो 2 to 39 प्लूटोनियम, प्लूटोनियम और प्लूटोनियम 239, प्लूटोनियम 239 जो है ये भी एज ए फिशन फ्यूल यूज़ होता है। तो ये बस चीज़ें याद रखनी है कि तीन फिशन फ्यूल यूज़ होते हैं, U235, 233 और प्लूटोनियम। वैसे लिख रहा हूँ 239 जो होता है ना, यूरेनियम 238 सॉरी जो होता है, इट इज़ नॉट अ फिशन फ्यूल, ये फिशन फ्यूल नहीं होता, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी 99%
के करीब होता है इसकी परसेंटेज, ठीक है। नेचुरल यूरेनियम में ये तकरीबन 99% होता है, इतना ज़्यादा होता है, लेकिन ये फिशन फ्यूल नहीं है, इससे फिशन नहीं हो सकती। फिशन फ्यूल यही तीनों है, ठीक है ना। एक हम और वर्ड यूज़ करते होते हैं, इसके साथ लिख लें। इस न्यूक्लियर रिएक्टर में ना, इस न्यूक्लियर रिएक्टर में हम जो यूरेनियम यूज़ करते हैं ना, उसका हम बोलते हैं इनरिच यूरेनियम। इन न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम जो यूरेनियम यूज़ करते हैं उसका हम इनरिच यूरेनियम कहते हैं। तो अगर आपको कभी एमसीक्यू आ जाए ना, इस इनरिच यूरेनियम में 92 to 35 कितने % वो रखते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो यूरेनियम यूज़ होती है उसे हम इनरिच यूरेनियम कहते हैं। उस यूरेनियम के अंदर इसकी जो परसेंटेज होती है ना, अगर वो पूछे ना, तो बच्चे 2% से 4% तक होती है। कन्फ्यूज़ नहीं होना कि पहले 0.7% थी U235 की, अब 2 to 4% कैसे होगी, उन्होंने बढ़ाई होगी ना। इनरिच यूरेनियम का मतलब ही होता है कि ऐसी यूरेनियम जिसके अंदर हम यूरेनियम का ये वाला जो आइसोटोप है उसकी परसेंटेज बढ़ाकर 0.7 से 2% से कहाँ तक 4% तक कर लेते हैं। ये भी याद रखना है कि अगर आ जाए नेचुरल यूरेनियम में इसकी परसेंटेज कितनी है 0.7, इनरिच यूरेनियम में इसकी परसेंटेज कितनी बढ़ा दी जाती है 2% से 4%, यानी 2 to 4% तक हम इसकी परसेंटेज को इंक्रीज कर लेते हैं। किस यूरेनियम के अंदर, नेचुरल यूरेनियम के अंदर। इंफॉर्मेशन हैं, कोई लॉजिक नहीं है, और बिल्कुल टू द पॉइंट और बेसिक से इंफॉर्मेशन है। टू द पॉइंट इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। आखिरी बात जी इसकी जो कि है फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है ना, जो फ्यूजन रिएक्शन, अगर हम इसमें फ्यूजन रिएक्शन की बात करें तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि इसका जो तल्लक होता है ना फ्यूजन रिएक्शन का, ये वाला एक्सेस हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का है, ये वाला एक्सेस मास नंबर का है। हम लोग यूं कर्व बनाते होते हैं, इसका जो तल्लक होता है ना वो इस लिम्ब के साथ होता है, लेफ्ट लिम्ब के साथ इधर। इसमें इसका रेक्टेंट इधर होंगे, इस जगह पर इसका रेक्टेंट्स होंगे, और इधर कहीं इसका जाकर क्या बनेगा, प्रोडक्ट्स बनेगा, ठीक है। रेक्टेंट इसके इधर ये नीचे होंगे। इसमें ये होता है ना कि अगर इसकी रफ से स्केचिंग करें, इसमें हम 2 लाइटर न्यूक्लाई को मर्ज करके एक बड़ा न्यूक्लाई बनाते हैं, और साथ में अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इस बड़े न्यूक्लाई की जो मास होती है ना, दैट इज लेस देन 58 होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 58 तक होना चाहिए। बुक में 50 लिखा हुआ है, लेकिन ये 58 बनता है, क्योंकि बुक में 2 वैल्यूज लिखी हुई हैं, एक जगह 50 लिखा हुआ है, एक जगह 58 लिखा हुआ है। तो 58 मोर एक्यूरेट है। क्यों 58 मोर एक्यूरेट है, क्योंकि हमें ये तो पता नहीं कि 58 तक जाते हुए ओवरऑल जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो रही है, इंक्रीज ही होती है। तो फ्यूजन रिएक्शन में 2 लाइटर न्यूक्लाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लाई बनाते हैं, और साथ में अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो ये आपके पास लाइटर न्यूक्लाई इधर होंगे ना, ये रेक्टेंट्स मैंने बच्चों बोले थे, और ये आपका क्या है, प्रोडक्ट्स है। और प्रोडक्ट्स की मास के ऊपर कंडीशन क्यों लगा दी है, क्योंकि अगर वो 58 से आगे जाएगा, ये मास नंबर 58 समझ लेना, आयरन है, अगर उससे आगे जाएगा तो उसकी ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और कम होना शुरू हो जाएगी। तो हम कहते हैं कम ना हो, बल्कि प्रोडक्ट्स की ज़्यादा ही होता है इनके से रेक्टेंट से। तो जो एमसीक्यू आप लोगों ने फिशन के लिए लिखे थे ना, जो एमसीक्यू फिशन के लिए थे वही सारे फ्यूजन के लिए भी हैं। फिशन के लिए क्या लिखा था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ कौन सा, जो प्रोडक्ट्स थी वो ज़्यादा होगी देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ किस से, रेक्टेंट से। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, बल्कि क्या ज़रूरत है हम सारे लिखते रहें, मैं उधर से आपको याद करवा देता हूँ, वो आप सेम पेज दोबारा इसमें माइंड में रख लेंगे। ये जो बातें आप लोगों ने लिखी थी ना फिशन रिएक्शन में, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जितनी जो बातें थी, ये सारी बातें फिशन और फ्यूजन दोनों के लिए सेम है। ये सारी बातें फिशन और फ्यूजन के लिए सेम है, कोई चीज़ चेंज नहीं है। फिशन और फ्यूजन दोनों के लिए ये वाली बातें किसके लिए, फिशन के लिए कंसेप्ट भी यही है, फ्यूजन का कंसेप्ट भी यही है। बस सिर्फ वो लिम्ब का फ़र्क आया ना, उसमें इधर ये बातें होगी थी, लेकिन इसमें ये फ़र्क था, इसमें रेक्टेंट्स इधर आ गए थे, प्रोडक्ट्स उधर आ गए थे, बाकी सब कुछ सेम है। इसमें भी क्या होगा, प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगी रेक्टेंट से, इसके प्रोडक्ट्स मोर स्टेबल होंगे। जब मोर स्टेबल होंगे तो वही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का न्यूक्लियस का तो हमेशा इन्वर्स रिलेशन लेगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसकी ज़्यादा होगी, न्यूक्लियस की मास कम होगी। फ्यूजन में तो ये होगा, प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है,
तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स इसमें ज़्यादा होगी देन मास ऑफ प्रोडक्ट से। मास नंबर कैलकुलेट करें, चार्ज नंबर कैलकुलेट करें, वो दोनों साइड के हमेशा क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो ये बेसिक कंसेप्चुअल एमसीक्यू इसके यही है ना। तो ये एमसीक्यू फिशन के भी हैं और ये एमसीक्यू किसके हैं, फ्यूजन के भी हैं। तो आपको इसमें मिक्स करने की या नए सिरे से याद करने की ज़रूरत ही नहीं है कि जो एमसीक्यू फिशन के हैं वही एमसीक्यू किसके हैं, फ्यूजन के हैं। बातें ख़त्म होगी। फ़र्क सिर्फ क्या है कि इसमें रिएक्टेंट्स इधर हैं, प्रोडक्ट्स इधर हैं, ठीक है ना। उसमें ब्रेक हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, कंबाइन होकर बन रहा है, लेकिन वो उनसे क्या बन रहा है, स्टेबल ही बन रहा है। इसमें मास वाली बच्चों को गलती लग जाती है सम टाइम। मास नंबर दोनों तरफ बराबर है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के, मास बराबर नहीं है। मास अब भी रिएक्टेंट्स की ज़्यादा है प्रोडक्ट्स से, वही मास तो एनर्जी में क्या हुई है, कन्वर्ट हुई है। वही मास तो एनर्जी में, अदरवाइज एनर्जी किधर से आई है, अगर इसकी मास ज़्यादा हो जाए तो एनर्जी किधर से आ जाएगी। मास जो है वो आपके पास इस तरफ जाते हुए हमेशा डिक्रीज करती है। मास जो है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। जितनी डिक्रीज करेगी वही मास एनर्जी में क्या हुई है, कन्वर्ट हुई है। उम्मीद आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक, अब इस पर हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे। इसके एमसीक्यू क्या आते हैं पेपर में, जो अभी आपको बता दिए हैं, आपको वो याद रखने हैं कि वैल्यूज़ जो हैं किसकी मास ज़्यादा है, मास नंबर ज़्यादा है, वो एमसीक्यू हो चुके हैं, उस पर दोबारा बात नहीं करते, और बातें कर लेते हैं ना। अच्छा, इसमें ये बातें होगी। अब हम आगे चलते हैं। इसकी जो आप लोगों ने एग्जांपल याद करनी, आपको ना पेपर में यू एमसीक्यू आएगा, आपको लिखा होगा 1H1 1H1 लिखा होगा, और आपसे पूछेगा कि बताएं इसके प्रोडक्ट्स कौन से हैं। यानी प्रोडक्ट्स आप लोगों ने कंप्लीट वाला करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होगा। तो सपोज करें आपके प्रोडक्ट्स में ये प्रोडक्ट गिवन भी हो सकता है, यानी प्रोडक्ट्स कंप्लीट करने का भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रोडक्ट एक गिवन भी हो सकता है। अगर ये वाला प्रोडक्ट गिवन होगा तो आगे एनर्जी मिसिंग होगी ना, पूछेगा बताएं ये इसमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है ना। तो अगर 1H1 से हीलियम बन रहा है ना, 2H4 बन रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, वो कितनी है, 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज होगी। अगर 1H1 से हीलियम बन रहा है तो 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन 1H1 से और 1H1 से हीलियम सिर्फ नहीं बनता, इसके और भी फ्रेगमेंट बन सकते हैं, ये नोट कर लें। 3 तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक हीलियम बनता है, एक इसमें बन रहा होता है 1H3 भी बन जाता है समटाइम, ट्रीटियम, साथ में 1H1, और इसमें ये भी हो सकता है कि हीलियम का आइसोटोप बने 2-3 और साथ में न्यूट्रॉन। पहले जो मैंने आपको एमसीक्यू करवाया, अगर आपको समझ आया, तो मैंने आपको बताया कि आपको ये रिएक्टेंट्स गिवन होंगे और आपसे पूछेगा बताएं प्रोडक्ट कौन से बनते हैं, तो आपका ये वाला ऑप्शन है हीलियम लिखा होगा, वो भी ठीक होगा। असल तो चीज़ ये है कि चार्ज नंबर और मास नंबर बैलेंस करने होते हैं, तो ये लिखा होगा तब भी ठीक होगा, ठीक है ना। अगर सॉरी ऊपर मैंने 1 लिखा होगा, ऊपर सबके 2 आएगा, ऊपर सबके 2 आएगा, पीछे 1 बनाएगा। तो इसके अगर पूछेगा ना प्रोडक्ट्स कौन सा बन रहा है, तो इसमें प्रोडक्ट तो सारे ठीक हैं, ये हीलियम भी बन रहा है तब भी ठीक है, बैलेंस हो रहा है। नीचे चार्ज नंबर 2 है, मास नंबर 4, बैलेंस हो गए। ये भी बन सकता है, इसमें चार्ज नंबर 2 है, 1 1 2 पूरा हो गया, 2 × 2 4 है, 3 + 1 4, मास नंबर बैलेंस। इधर भी देखें 3 + 1 4 बैलेंस, नीचे 2 2 + 0 2 भी बैलेंस। तो ये सारे इसके ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक। ये गिवन हो, पूछे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सब ऑप्शन पॉसिबल है। ज़्यादातर ये होता है कि उसने ऑप्शन पूरा कंप्लीट करके दिया होता है और आपसे सिर्फ पूछता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बताएं। तो अगर बच्चों हीलियम बन रहा होगा, रिएक्टेंट सबके सेम है, अगर हीलियम बनेगा तो एनर्जी ये वाली रिलीज होगी। अगर ये ट्रीटियम बनेगा तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज होगी, ठीक है। और अगर आपका हीलियम का ये आइसोटोप बन रहा है तो 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होगी। अब सोच रहे होंगे कि एनर्जी इधर इतनी ज़्यादा है, इधर एनर्जी इतनी कम क्यों रिलीज हुई है। देखिए असल में अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होने का तल्लक किसके साथ है, जितने प्रोडक्ट्स मोर स्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू किससे, रिएक्टेंट से, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि एनर्जी रिलीज का तल्लक इनके डिफरेंस के साथ है ना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ प्रोडक्ट्स में से माइनस करते हैं रिएक्टेंट्स को। अगर आपको याद हो तो मैंने टेबल में सिर्फ आपको याद करवाया था, जितने भी लाइटर न्यूक्लियाई हैं उनमें हीलियम सबसे एक्स्ट्रा स्टेबल है, पता है ना, वो कर्व को पीक पे जाके नीचे आता है। इसका मतलब है कि लाइटर न्यूक्लियाई में हीलियम सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो जब हीलियम कभी प्रोडक्ट्स में 2He4 की फॉर्म में आएगा तो सबसे ज़्यादा एनर्जी देगा। उसके बाद अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था 1H3 जो होता है उससे लेस स्टेबल होता है, बल्कि काफ़ी कम स्टेबल होता है ना 2He4 के मुकाबले में। तब रिएक्टेंट्स तो वही है,
लेकिन प्रोडक्ट जो बना है उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है ना, है तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा रिएक्टेंट से ज़्यादा है, लेकिन इसके मुकाबले में तो बहुत कम है ना। तो मतलब यूँ समझने कि ये वाला जो पॉइंट है इस जगह के बजाय कि इधर आ गया रिएक्टेंट का, तो डिफरेंस कम हो गया है, तो एनर्जी रिलीज कम हो रही है। हीलियम 2He4 स्टेबल है, 2He3 स्टेबल नहीं है, 2He3 अनस्टेबल है एज कम्पेयर टू 2He4 के मुकाबले में, तभी देख रहे हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी और क्या होगी, कम होगी। तो हीलियम खुद स्टेबल है 2He4 की फॉर्म में, 2He3 की फॉर्म में अगर उतना स्टेबल होता तो एनर्जी 24 ही देता ना, अब एनर्जी उससे भी 1H3 से भी कम होकर 3.3 होगी। तो थोड़ा सा याद रखना है कि ये सारा चक्कर इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के साथ है। जितने प्रोडक्ट्स मोर स्टेबल होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी, जितने वो लेस स्टेबल होंगे उतनी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। 3 रिएक्शन तो इनकी एनर्जी आप याद रखेंगे। एक और रिएक्शन आप लोगों ने याद रखना है, ये पता ना, ड्यूट्रियम इसे बोलते हैं, 1H2 1H2 ड्यूट्रियम रिएक्शन, डी रिएक्शन भी इनको कहते हैं तीनों को ना, डी रिएक्शंस। डी मीन ड्यूट्रियम रिएक्शंस। ये 1H2 हो गया और इसके साथ अगर 1H3 कंबाइन करते हैं, अब ये कौन सा हो जाएगा, ये DT रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ड्यूट्रियम है और दूसरा कौन सा है, ट्रीटियम है। इस रिएक्शन के दौरान दोबारा आपका वो बनता है, ये हीलियम बन जाएगा और साथ में न्यूट्रॉन एमिट होगा, वो तो इक्वेशन बैलेंस कर देंगे, और प्लस 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन। अब बच्चे कहते हैं सर देखें आपने पहले कहा था हीलियम बनेगा 24 होगी, अब 24 से 17.6 होगी। देखें अब ये जो रिएक्टेंट्स हैं, लेकिन असल में ये डिफरेंस मैटर करता है ना, डिफरेंस कितना है। अब क्या हुआ, इसके रिएक्टेंट्स में पहले क्या था, 1H2 था ना, और 1H2 था तो रिएक्टेंट्स की पीक इधर थी, नीचे थी। लेकिन जब इसके रिएक्टेंट्स में क्या आ गया, 1H3 आ गया, तो 1H2 से 1H3 ज़्यादा स्टेबल है, तो अब रिएक्टेंट्स की स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ गई है ना। प्रोडक्ट्स तो ठीक है अपनी जगह पर, ये नहीं प्रोडक्ट्स की लाइन उधर ही रही है, यूँ समझो ना, प्रोडक्ट उधर ही रहा है, लेकिन रिएक्टेंट्स पहले अगर इस जगह पर थे तो 1H3 आ जाने से रिएक्टेंट थोड़ा ऊपर चला गया, तो डिफरेंस फिर भी तो क्या हो गया, थोड़ा सा कम ही हो गया ना। इसलिए एनर्जी 14 से कितनी होगी, 17.6 होगी, क्योंकि इसका जो रिएक्टेंट है वो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है। तो जब ओवरऑल उनका एवरेज निकालेंगे तो ये लाइन इस जगह के बजाय थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, थोड़ी सी ऊपर गई, प्रोडक्ट उधर ही है, वो तो 2He4 ही है ना, लेकिन डिफरेंस ओवरऑल क्या हो गया, थोड़ा सा कम हुआ है, तो एनर्जी रिलीज पहले से क्या होगी, कम होगी। यही इसके फेमस रिएक्शन है कि आपको रिएक्शन गिवन होंगे और रिएक्शन देने के बाद आपसे पूछेगा कि बताएं अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, तो आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी बताना आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो है मेथड्स टू परफॉर्म फ्यूजन रिएक्शंस। मेथड्स टू परफॉर्म फ्यूजन रिएक्शंस के फ्यूजन रिएक्शन परफॉर्म करवाने के मेथड कौन कौन से हैं। तो दो उसने मेथड लिखे हुए हैं, एक उसने मेथड लिखा, बस थोड़ा सा आप इसको माइंड में रखेंगे। एक है एक्सेलरेटर मेथड। असल में मसला ये है ना, जो मेथड हम पढ़ क्यों रहे हैं, थोड़ी सी मैं थ्योरी बताता हूँ। लेकिन अभी तो हम बड़ी आसानी से बात कर रहे हैं कि हम जनाब एक न्यूक्लियाई है और ये एक दूसरा न्यूक्लियाई है, इन दोनों न्यूक्लियाई को मर्ज कर रहे हैं। तो ये दोनों न्यूक्लियाई जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो इन दोनों न्यूक्लियाई में कौन सी रिपल्शन होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन तो होगी ना, यानी इन दोनों न्यूक्लियाई के दरम्यान में कौन सी रिपल्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है। ये दोनों न्यूक्लियाई मर्ज होकर एक बड़े न्यूक्लियस में उस वक्त तक कन्वर्ट नहीं हो सकते जब तक आप इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को ओवरकम नहीं आ जाते, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बहुत हाई होती है, इसको ओवरकम करना इतना आसान नहीं होता जितना हम कह रहे हैं कि बस इसको मिलाया ये बन गया, इसको मिलाया ये बन गया। ये रिएक्शन इतना ईजी नहीं होता, तो इसको मिलाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करना पड़ती है, और उसके लिए आपको इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को ओवरकम करेंगे तो ये रिएक्शन परफॉर्म होगा। तो उनमें से मेथड टू परफॉर्म फ्यूजन रिएक्शन में पहला मेथड होता है एक्सेलरेटर मेथड। एक्सेलरेटर मेथड, एक्सेलरेटर नाम से ज़ाहिर है, इसके अंदर ये लाइट न्यूक्लियाई सपोज करें 1H1 1H2 रखा हुआ है या 1H3 दूसरा रखा हुआ है, लाइट न्यूक्लियाई रखे हुए, एक 1H2 रखा, 1H3 रखा हुआ है। इस एक्सेलरेटर मेथड के अंदर इनको एक्सेलरेट करवाया जाता है। क्या करवाते हैं, एक्सेलरेट। एक्सेलरेट करवाने से इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है। तो एक्सेलरेटर मेथड के अंदर जिन न्यूक्लियाई का भी इनका ये जो भी लाइटर न्यूक्लियाई हैं जिनका फ्यूजन रिएक्शन करवाना होगा,
उनको रख के उसके अंदर एक्सेलरेट करवाते जाएंगे। जब एक्सेलरेट करवाते जाएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी। जब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी, जब वो सफिशेंटली हाई काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे ना, फिर उनको एक दूसरे की तरफ थ्रो किया जाएगा। यानी जब ये भी बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी गेन कर चुका होगा और ये भी बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी गेन कर चुका होगा, फिर एक दूसरे को न्यूक्लियाई को एक दूसरे की तरफ थ्रो करेंगे। अब इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो चुकी होगी इस एक्सेलरेटर में रखे होने की वजह से कि दिस काइनेटिक एनर्जी ओवरकम दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, और ये मिलकर एक बड़े न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपको जो रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगा वो फ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा। कहते हैं ये एक्सेलरेटर मेथड के अंदर हम ये काम कर तो सकते हैं, लेकिन एक्सेलरेटर मेथड जो है ना, ये सुटेबल या वैलिड है सिर्फ लाइट न्यूक्लियाई के लिए, यानी लाइटर न्यूक्लियाई के लिए वैलिड है। सिर्फ लाइटर न्यूक्लियाई कौन से? लाइटर न्यूक्लियाई वैसे तो बहुत सारे होते हैं, ये सिर्फ इनके लिए वैलिड है। 1H2 1H3 वगैरह जो होते हैं उन्हीं के लिए वैलिड है, और ये वैलिड सिर्फ लैब के अंदर है। मतलब आप इसको इंडस्ट्रियल स्केल पे ये काम नहीं कर सकते। यानी लैब के अंदर अगर आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट स्टडी करना चाह रहे हैं तो एक्सेलरेटर मेथड से किया जा सकता है, और इसमें बहुत छोटे छोटे न्यूक्लियाई 1H2 1H3 यानी हाइड्रोजन वाले यूज़ हो रहे होते हैं सिर्फ। और ये वाला मेथड एक तो लाइट न्यूक्लियाई के लिए सिर्फ वैलिड और लैब तक है, मतलब हम इसको इंडस्ट्रियल स्केल में यूज़ नहीं कर सकते। हमने तो एनर्जी को इंडस्ट्रियल स्केल पे यूज़ कर रहा है, जिस तरह फिशन की एनर्जी को हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करते हैं, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं, तो वो एनर्जी हम इंडस्ट्रियल स्केल पे यूज़ कर रहे हैं ना। तो फ्यूजन रिएक्शन का ये जो मेथड है कि अगर हम एक्सेलरेटर मेथड यूज़ कर लें और वहाँ से फ्यूजन रिएक्शन करवाएं, तो ये इंडस्ट्रियल स्केल पे तो है ही नहीं। ये वाला रिएक्शन एक लिमिटेड सा रिएक्शन है जो सिर्फ कहाँ पर परफॉर्म हो सकता है, जो जस्ट आप लोगों का परफॉर्म हो रहा है किसी लैब के अंदर। तो ये दो बातें याद रखनी है। एक्सेलरेटर मेथड का एक तो नाम याद होना चाहिए, वैलिड है लाइट न्यूक्लियाई के लिए, और दूसरी बात लाइट न्यूक्लियाई में 1H2 1H3 के लिए वैलिड है, और लैब के अंदर है, इंडस्ट्रियल स्केल के लिए मेथड नहीं है। तो हमारे काम का फिर ये इतना नहीं है, क्योंकि हमें तो वो मेथड चाहिए जो इंडस्ट्रियल स्केल पे हो। फिर इसका एक और मेथड भी होता है, उस मेथड को हम कहते हैं थर्मोन्यूक्लियर मेथड। थर्मोन्यूक्लियर मेथड, इसके नाम से ज़रा इसमें कुछ थर्म का चक्कर होगा। असल में मसला क्या है हमारा, हम लोगों ने इनलाइट न्यूक्लियाई की इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को ओवरकम आना है ताकि मिलकर ये बड़ा न्यूक्लियस बनाए ना। इस मेथड के थर्मोन्यूक्लियर मेथड में ये किया जाता है, जो न्यूक्लियाई होते हैं ना, देयर लाइट न्यूक्लियाई जो होंगे, उन न्यूक्लियाई का इस मेथड में टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। यानी ये न्यूक्लियाई पड़े हुए ना, इनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर आप इनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएँ और इनका टेम्परेचर अगर आपका 10 मिलियन सेंटीग्रेड हो जाए ना, ये नाम ले लेना तो 10 मिलियन का आसान है, करना तो बहुत मुश्किल होगा ना। कहते हैं कि अगर आप इन न्यूक्लियाई का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाए और इन न्यूक्लियाई का टेम्परेचर आपका 10 मिलियन सेंटीग्रेड हो जाए, तो कहते हैं 10 मिलियन सेंटीग्रेड पे हमें ये तो पता है टेम्परेचर का अगेन काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो इस 10 मिलियन सेंटीग्रेड पे इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन कर चुके होंगे, दे कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस, ये कंबाइन होकर एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेंगे। अब ये जो 10 मिलियन सेंटीग्रेड टेम्परेचर है ये भी तो अचीव नहीं हो सकता, ये तो, और हम चाय बना रहे हैं साथ में 10 मिलियन सेंटीग्रेड भी बना लें, तो ये तो अचीव ही नहीं हो रहा। ये वाला रिएक्शन, ये वाला जो टेम्परेचर अचीव होता है ना, ठीक है ना, ये हमें अचीव हो रहा होता है ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन ऑफ बम ना, explosion of atom bomb for very short time। अंदाज़ा लगा लो क्या हो रहा है। कहते हैं कि अगर आप इतना हाई टेम्परेचर अचीव करना चाहते हैं तो 10 मिलियन सेंटीग्रेड वैसे अचीव ही नहीं होता। ये कब अचीव होगा? ये आपको अचीव होगा ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन ऑफ एटम बम फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। यानी एटम बम जो होता है ना, अगर आप उसको क्या करवाएं और उसको ब्लास्ट होगा ना, एटम बम का ब्लास्ट होगा, तो उस वक्त बहुत थोड़े से टाइम के लिए ये वाला टेम्परेचर अचीव होगा और ये रिएक्शन परफॉर्म हो सकता है। तो इन शॉर्ट पॉइंट पे यही कहता है कि असल में फ्यूजन रिएक्शन से एनर्जी तो बहुत ज़्यादा ऑब्टेन्ड हो रही है, यानी फ्यूजन रिएक्शन से एनर्जी तो बहुत ज़्यादा ऑब्टेन्ड होती है। आपके पास मैं चलिए थोड़ा सा लिख भी देता हूँ। जो फिशन रिएक्शन होता है ना, फिशन और फ्यूजन, ठीक है ना, फिशन रिएक्शन से जो आपको एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है ना, जो एनर्जी ऑब्टेन्ड पर न्यूक्लियन में लिख रहा हूँ, जो एनर्जी ऑब्टेन पर न्यूक्लियन होती है वो अप्रोक्सीमेट 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है।
या आप इसको कह सकते हैं 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रोक्सीमेट हम बोलते हैं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपको ऑब्टेन्ड होती है। फिशन रिएक्शन से आपको जो एनर्जी ऑब्टेन्ड हो रही है ना पर न्यूक्लियन, जो एनर्जी ऑब्टेन्ड हो रही है पर न्यूक्लियन वो ऑलमोस्ट 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। लेकिन जो फ्यूजन रिएक्शन होता है ना, फ्यूजन रिएक्शन से जो एनर्जी ऑब्टेन्ड हो रही थी पर न्यूक्लियन, एनर्जी जो ऑब्टेन्ड हो रही थी पर न्यूक्लियन, वो तकरीबन आपकी जो बन रही होती है वो बन रही होती है 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये है कि फ्यूजन रिएक्शन से जो एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है पर न्यूक्लियन वो 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो फ्यूजन में जो एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है वो अप्रोक्सीमेट जो एनर्जी ऑब्टेन्ड हो रही है, जो हमें एनर्जी ऑब्टेन्ड हो रही है वो 6 टाइम ग्रेटर है, 6 टाइम ग्रेटर है। इसमें अप्रोक्सीमेट 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऑब्टेन्ड हो रही है, उसमें 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऑब्टेन्ड हो रही है पर न्यूक्लियन। ठीक है, तो एनर्जी ऑब्टेन्ड 6 टाइम ग्रेटर होगी किसमें, फ्यूजन में। तो फ्यूजन में एनर्जी 6 टाइम ज़्यादा ऑब्टेन्ड होती है एज कम्पेयर टू फिशन। लेकिन फ्यूजन का मसला आपके सामने है कि इस रिएक्शन को कंट्रोल वे से परफॉर्म करवा लेना अभी तक पॉसिबल नहीं है, जो हमारी बुक्स में बात लिखी हुई है। वैसे रिएक्शन इंडस्ट्रियल स्केल पे तो हो चुके हैं परफॉर्म। हम यही कहते हैं कि फ्यूजन रिएक्शन से एनर्जी कितनी 6 टाइम रफली मोर ऑब्टेन्ड हो रही है फिशन से, लेकिन इस रिएक्शन में जो वो परफॉर्म करवाना अभी तक जो है वो सक्सेसफुली पॉसिबल नहीं हुआ। इसलिए अभी तक जो हमारे जैसे कंट्रीज हैं वो सारे फिशन पे ही रिलाई कर रहे हैं, वो फ्यूजन पे रिलाई नहीं कर रहे। लेकिन इसमें एनर्जी रिलीज इससे ज़्यादा होती है फ्यूजन में पर न्यूक्लियन एज कम्पेयर टू किस, फिशन से। ये कंपैरिजन आप लोग याद रखेंगे। फ्यूजन हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमें फ्यूजन जब पढ़ रहे होते हैं तो फ्यूजन रिएक्शन ऑन सन तो मस्ट पढ़ना चाहिए। फ्यूजन रिएक्शन ऑन सन, तो फ्यूजन रिएक्शन ऑन सन की अगर हम बात करें तो वो आप लोगों ने इसमें रीड कर लेना कि फ्यूजन रिएक्शन ऑन सन जो हो रहा है, इसमें सन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी एक दो पहले याद रख लें। सन के बारे में 3 वर्ड उसने बुक में लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ है कि सन जो है वो सन कंपोज में, सन की कंपोजिशन के बारे में, सन की कंपोजिशन के बारे में लिखा हुआ है। इसके ऊपर प्राइमरली क्या चीज़ होती है, सन प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ, फिर लिखा हुआ है सन के ऊपर लिटिल अमाउंट ऑफ, प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ, फिर वर्ड लिखा हुआ है इसके ऊपर लिटिल अमाउंट ऑफ। ये लफ्ज़ एक ही वैसे मीनिंग बनते हैं, यानी एक लफ्ज़ लिखा हुआ है स्लाइट अमाउंट ऑफ। अब ये बुक की लाइन्स हैं तो आप लोगों ने इसी तरह वर्ड याद रखने। अगर आ जाए ना सन इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ, तो फिर तो आप लोगों ने ऑप्शन हाइड्रोजन ही चूज़ करना। बुक की लाइन्स है एग्जैक्टली है, प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन। अगर आज सन इज लिटिल अमाउंट ऑफ, लिटिल अमाउंट में आप लोगों ने हीलियम वर्ड चूज़ करना। अगर स्लाइट अमाउंट का वर्ड यूज़ हो जाए तो आप चूज़ करेंगे अदर हैवी एलिमेंट्स, अदर हैवी एलिमेंट्स। अब ये ना कि सर ये स्लाइट और लिटिल में क्या फ़र्क है, बुक की लाइन्स है बस। एमसीक्यू आएगा तो आप लोगों ने ख्याल रखना है, लिटिल में वर्ड यूज़ करेगा। सन की जो कंपोजिशन है उसमें लिटिल अमाउंट हीलियम की है, प्राइमरली हाइड्रोजन है, और स्लाइट अमाउंट क्या है वो अदर हैवी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जो सन की जो कोर है ना, सन के अगर हम कोर के टेम्परेचर की बात करें तो वो 20 मिलियन सेंटीग्रेड है। सन की जो कोर का टेम्परेचर है वो 20 मिलियन सेंटीग्रेड है। और इसकी जो सरफेस की अगर हम बात करें, इसकी सरफेस का जो टेम्परेचर बनता है वो 6,000 सेंटीग्रेड है। इंफॉर्मेशन अगेन कि सन की कोर का टेम्परेचर 20 मिलियन सेंटीग्रेड, और सन की सरफेस की अगर बात कर रहे हैं तो इसकी जो सरफेस का टेम्परेचर होगा वो 6,000 सेंटीग्रेड होगा, अगर हम इसके सरफेस की टेम्परेचर की बात करें। अभी जो मैं बातें चंद कर रहा हूँ वो सारी सन के लिए ही है। अच्छा, इसके बाद बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि सन के ऊपर जो रिएक्शन हो रहे हैं वो पीपी रिएक्शन हो रहे हैं। अगर पूछते हैं सन के ऊपर रिएक्शन कौन से हो रहे हैं, पीपी रिएक्शन है। अगर पीपी रिएक्शन में फर्दर पूछते हैं तो फिजन रिएक्शन तो है ही नहीं। पीपी रिएक्शन में ये आपके पास प्रोटॉन प्रोटियम प्रोटियम रिएक्शन कह लें, प्रोटियम प्रोटियम रिएक्शन, इसको प्रोटियम प्रोटियम रिएक्शन भी कहते हैं, इसको प्रोटॉन प्रोटॉन या इसको फिजन रिएक्शन भी कहते हैं। फिजन तो जनरल नेम है कि सन के ऊपर फिशन हो रही है, फ्यूजन हो रही है। हम बोलते हैं सन के ऊपर फ्यूजन हो रही है।
फिर पूछते हैं फ्यूजन में कौन सा रिएक्शन हो रहा है। फ्यूजन तो बहुत सारे होते हैं, उनमें पीपी रिएक्शन हो रहे हैं। तो पीपी इज अ टाइप ऑफ फ्यूजन रिएक्शन, प्रोटियम प्रोटियम रिएक्शन। जिस तरह पहले डी डी रिएक्शन पढ़ाए थे, डी टी रिएक्शन पढ़ाए थे, इस तरह पीपी रिएक्शन है ना। और अगर साइकिल पूछता है तो इसको प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल भी बोलते हैं ना, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। तो ये यूँ समझ लें कि फ्यूजन रिएक्शन के डिफरेंट नेम है ना, ठीक है। इसको पीपी रिएक्शन भी बोलते हैं, इसको प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। फिर वो पूछ रहा होता है कि इस प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में आप लोगों ने याद रखना है 6 प्रोटॉन्स टेक पार्ट। अगर पूछते हैं इस रिएक्शन में प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में कितने प्रोटॉन से टेक पार्ट करेंगे, टेक पार्ट वर्ड यूज होगा, मैंने एग्जैक्ट बुक वाला वर्ड लिखा है। 6 प्रोटॉन इसमें हिस्सा लेते हैं, और इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि 4 प्रोटॉन यूज हो जाएंगे, इसमें 4 प्रोटॉन यूज होते हैं। अगर पूछते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में कितने प्रोटॉन हिस्सा लेते हैं रिएक्शन में, 6 प्रोटॉन, यूज कितने हो जाते हैं, 4 प्रोटॉन यूज हो जाते हैं। मैं सन के ऊपर जो रिएक्शन हो रहा है वो लिखता भी हूँ। सन के ऊपर ये हो रहा है कि ये प्रोटियम या प्रोटॉन कह लें, प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ मिला, इस प्रोटॉन के साथ मिला, तो इससे एक न्यूट्रॉन बना है, साथ में पॉजिटिव बीटा पार्टिकल बना है, और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज हुई है। प्रोटॉन प्रोटॉन मिले, न्यूट्रॉन बना, साथ में पॉजिटिव बीटा पार्टिकल और कुछ एनर्जी रिलीज हुई है। हमें ये समझ आ गया कि इस 1H2 को बनाने में कितने प्रोटॉन लग गए, 2 प्रोटॉन लग गए। अब मैं आगे लिख रहा हूँ 1H2 प्लस 1H2 लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ इस एक H2 को बनाने में 2 प्रोटॉन लग गए, इस 1H2 को बनाने में 2 प्रोटॉन लग गए, तो टोटल कितने प्रोटॉन लग गए, 4 प्रोटॉन यूज हो चुके हैं, और 4 प्रोटॉन अभी लग चुके हैं, और 4 प्रोटॉन से ये बना है हीलियम बना, ये बना, सॉरी हीलियम 2He3 प्लस इसमें गैमा रेज है और कुछ एनर्जी रिलीज हुई है। इसका मतलब ये कि जब ये चीज़ बनी है इस वक्त तक हीलियम बनने तक कितने प्रोटॉन कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, 4 प्रोटॉन रिएक्शन में टेक पार्ट कर चुके हैं। 4 कैसे बने, एक से इससे 2 प्रोटॉन, इसके 2, तो 4 प्रोटॉन बन चुके हैं। अब आप आगे ये काम करेंगे कि हीलियम आप लोगों ने लिया 2He3, सॉरी 4 प्रोटॉन कह रहा हूँ, ये 1H1 हो गई, 1H2 नहीं होगा, ये 1H2 के साथ 1H1 है। तो इस तक 3 प्रोटॉन टेक पार्ट रिएक्शन में कर चुके हैं। क्या बनाने के लिए, 1H2 बनना, एक बनाना 1H2, इसमें 2 प्रोटॉन, फिर आगे 1H1, तो ये जब बना तो 2 हो गया, ये 2 + 1 3 हो गया, तो 3 प्रोटॉन इसको बनाने में यूज हो जाते हैं। अब एक को बनाने में 3 यूज हुए, 2He3 अब मैंने लिखा है, अब दोबारा लिख रहा हूँ 2He3। इसको बनाने में कितने प्रोटॉन लगे, 3 प्रोटॉन ने टेक पार्ट किया, इसको बनाने में भी 3। तो अब आपके पास क्या चीज़ बन गया, हीलियम बन गया, और साथ में 1H1 प्लस 1H1 और कुछ एनर्जी रिलीज होगी। क्यों लिखने ही लिख से। अब मैंने जो बच्चे बातें की थी ना उनको थोड़ा समराइज करते हैं। मैंने बोला था इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है। प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में इनके रिएक्शन स्टार्ट भी कहाँ से हुआ था, 2 प्रोटॉन से हुआ था, और रिएक्शन एंड भी किस पे हो रहा है, 2 प्रोटॉन पे हो रहा है। तो इसको मतलब कि साइकिल का कंसेप्ट इसमें है। स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 2 प्रोटॉन से, एंड पे मिले भी कितने प्रोटॉन हैं, 2 प्रोटॉन्स, ठीक है। साइकिल मतलब समझ आ गया। कितने प्रोटॉन टेक पार्ट किए हैं, 6। कैसे 6 किए, इसको बनाने में कितने लगे, 2 इसको बनाने में, और एक ये 3 इसके बनाने में 3 प्रोटॉन लगे हैं। तो यहाँ 2 ये एंड पे लिखे मैंने, इसको लेके 3 + 3 कितने हो गए, 6 प्रोटॉन। तो टोटल 6 प्रोटॉन ने टेक पार्ट किए। ये 4 प्रोटॉन यूज वाला क्या चक्कर है, एंड पे 2 मिल भी तो गए हैं ना, 2 तो आपको बाहर मिल भी गए हैं ना, साइकिल था ना, 2 वापस मिल गए। तो फिर यूज कितने हुए, 4 प्रोटॉन यूज हो गए ना, क्योंकि 4 तो आपको मिल गए। अब बड़ा कॉमन एमसीक्यू आता होता है कि इसको बनाने में कितने प्रोटॉन लगे हैं। मतलब बुक की लाइन भी है, इवन पंजाब में उसने बड़ी क्लियर ये लाइन लिखी हुई है कि ये जो हीलियम 2He4 है, इसको बनाने में कितने प्रोटॉन आपके लगे हैं ना। तो इस केस में हीलियम को बनाने में आप लोगों ने कहना है कितने प्रोटॉन लगे हैं, 4 प्रोटॉन। अब इसमें गलती ये होती है ना
कि बच्चे ये सोचते हैं, वो इसका ऑप्शन 2 प्रोटॉन देखते हैं, वो कहते हैं इसमें तो 2 प्रोटॉन होते हैं। हीलियम में 2 ही प्रोटॉन है, मैं ये नहीं कह रहा हीलियम में 4 प्रोटॉन है, हीलियम में 2 ही प्रोटॉन है। लेकिन अगर कहेंगे ना प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में, पीपी साइकिल में इस 2He4 को बनाने में कितने प्रोटॉन लगे हैं, तो 4 आप बोलेंगे। 2He3 को बनाने में 3 लगे हैं। इसके 3 नजर आ रहे हैं कैसे हैं, एक ये वाला और दो ये कैसे हैं, ये इन दो से मिला है ना ये, ठीक है ना। तो कितने प्रोटॉन लगे हैं, 3। इसको बनाने में कैसे लगे हैं, 4। ये इसको बनाने में 3, इसको बनाने में 3, टोटल 6 हो गए। 2 तो आपको मिल गए, तो इसको बनाने में फिर कितने लगे, 4 प्रोटॉन। तो ये पंजाब की बुक में लाइन लिखी हुई है बेसिकली ना, उसने बुक में लाइन, मैं बोलता हूँ बुक में जो लाइन लिखी हुई है, उसने लिखा हुआ है कि इसमें डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिएक्शन इज दैट 4 प्रोटॉन्स हैव फॉर्म 1 हीलियम न्यूक्लियस। उसने ये कहा है कि 4 प्रोटॉन ने यूज़ करके 1 हीलियम न्यूक्लियस बनाया। तो डिफरेंट स्टेजेस को उसने वर्ड यूज़ किया हुआ है कि प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस में जब एंड पे आपको 1 हीलियम बना है, तो इस 1 हीलियम को बनाने में कितने प्रोटॉन लगे, 4 प्रोटॉन लगे। ये जो हम नॉर्मल बातें पढ़ते हैं उससे थोड़ी सी बात हटके है। नॉर्मली हम ये पढ़ते हैं इसके अंदर 2 प्रोटॉन हैं, तो एक आप लोगों ने हीलियम बनाना हो तो कितने प्रोटॉन चाहिए होंगे, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन को कंबाइन करें तो एक हीलियम बनेगा। वो अपनी जगह कंसेप्ट उसी तरह ही है। अगर आपके न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन का कंसेप्ट आता है तो आप यही बोलोगे कि एक हीलियम में बनाने में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन लगते हैं। लेकिन अगर वो कहता है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में इस हीलियम को बनाने में कितने प्रोटॉन डिफरेंट स्टेजेस में यूज हुए, 4 प्रोटॉन यूज हुए इन डिफरेंट स्टेजेस, चलिए यूँ लिख सकते हैं, इन डिफरेंट स्टेजेस। ये असल में बात कंट्राडिक्ट कर रही है जो हमें बातें पता है उनके साथ, क्योंकि हमें लगता है कि हीलियम बनाना है, हम सोचते हैं 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन डालो, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन डालो हीलियम बन जाएगा। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर वो कहेगा आपका एमसीक्यू में इन प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, ये एमडी कैट वाले तो मस्त बात याद रखिएगा, बुक की लाइन है, मैं लिख सकता हूँ पेज नंबर 249 सेकंड पैराग्राफ, 249 सेकंड पैराग्राफ, ध्यान से अपना पढ़ लेना, ठीक है। पेज 249 सेकंड पैराग्राफ में बात लिखी है कि प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में इस हीलियम को बनाने में 4 प्रोटॉन यूज हुए इन किस में, डिफरेंट स्टेजेस में। आपको बात याद होगी, समझ भी आ गई। और ये 4 और 6 वाला चक्कर भी खत्म हो गया, आए 6 से 2 निकल गए, 4 बच गए, 4 यूज हो गए डिफरेंट स्टेजेस में। अब आखिरी बात इसकी कि इसमें गलती जी, टोटल जो एनर्जी रिलीज हुई है ना, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल पढ़ा रहा हूँ, सन पढ़ा रहा हूँ, टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हुई है ना इस प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में, वो 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में, दोबारा लिख सकते हो, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल की बात हो रही, सन की बात हो रही। प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल जो सन पे हो रहा है उसमें टोटल एनर्जी रिलीज 25.7 हुई है। लेकिन अगर बच्चे पूछे एनर्जी जो रिलीज हुई है पर न्यूक्लियन कितनी रिलीज हुई है, एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन ना, एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन पूछेगा तो 25.7 को कितने न्यूक्लियन यूज, तो कितने 4 हुए, तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन अगर पूछेगा तो वो 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनती है। तो ये बस बातें याद रखनी कि टोटल एनर्जी रिलीज 25.7 हुई है और एनर्जी जो रिलीज हुई है वो 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई है, ठीक है। आप में से जो एमडी कैट वाले बच्चे हैं, वो कुछ बच्चे मुझे टेक्स्ट कर रहे थे कि सर आप हमें सेंड कर दें कि कौन कौन से न्यूमेरिकल्स करने हैं, कौन से टेबल्स करने हैं, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, तो मैं डिटेल से आपके ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। बस आखिरी जो चीज़ आप एमडी कैट वाले बच्चों ने करनी है ना, ये जो आपकी बुक का पेज नंबर, ये 2 पेजेस है ना, मैं दिखा भी रहा हूँ, ये जो 2 पेजेस हैं, 220 पेज और 221 पेज, इन 2 पेजेस को आप लोगों ने एक दफ़ा थोड़ा सा रीड कर लेना। यानी पेज नंबर 220, 220 और 221, इन 2 पेजेस को आप लोगों ने थोड़ा सा एक दफ़ा रीड कर लेना है। इन पेजेस को वैसे मैंने आपको करवा तो दिया हुआ है, इनमें से जो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन क्योंकि उसने बुक में लिखा हुआ है ना यूएचएस में कि एटॉमिक न्यूक्लियस वगैरह का आपको आइडिया होना चाहिए, तो एक दफ़ा आप लोगों ने इसको देख भी लेना है। क्योंकि मैंने आपको कहा था 9:30 तक क्लास होगी, तभी 8-9 मिनट है, तो मैं ये 2 पेजेस आपको जल्दी से रिवाइज भी करवा देता हूँ ना, ताकि आप ये ना हो कि इन पेजेस में अजीब सी चीज़ें ढूंढते रहना। ये जो जहाँ से आपका 220 पेज शुरू हो रहा है ना, वहाँ पर उसने एक एमसीक्यू लिखा हुआ है न्यूक्लियर मॉडल के बारे में ना, कि जो न्यूक्लियर मॉडल था, ये मैं रिवाइज करवा देता हूँ पेजेस आप पे, 220 भी रिवाइज करवा रहा हूँ, 220 का फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है।
इसमें एमसीक्यू लिखा हुआ है कि इस न्यूक्लियर मॉडल को जो डेवलप की बात उसने की है कि जो न्यूक्लियर मॉडल है उसको डेवलप किसने किया था। इस बंदे का आप लोगों ने नाम याद रखना है, तो वो आप लोगों ने याद रखना है रदरफोर्ड है। इसको कंप्लीट नाम लिख सकते हैं रदरफोर्ड। इंफॉर्मेशन अभी मैंने पढ़ा रहा हूँ, इनमें कोई लॉजिक नहीं है। तो इसको जो न्यूक्लियर मॉडल को डेवलप किया था वो रदरफोर्ड ने डेवलप किया था, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि 1920 में रदरफोर्ड सजेस्टेड, बल्कि मैं ये बताता हूँ, असल में न्यूट्रॉन के बारे में दो बातें करनी है। न्यूट्रॉन के बारे में एक आता है न्यूट्रॉन को सजेस्ट किसने किया था, और एक एमसीक्यू आ रहा था इस न्यूट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था। ये दो बातें डिफरेंट बातें हैं ना। न्यूट्रॉन को सजेस्ट किसने किया था और इसको डिस्कवर किसने किया था। न्यूट्रॉन को सजेस्ट रदरफोर्ड ने किया था 1920 में कि ये कोई पार्टिकल है जो एग्जिस्ट करता है। न्यूट्रॉन एक पार्टिकल है जो एग्जिस्ट करता है, इसको 1920 में सजेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। लेकिन अगर आज न्यूट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था वो तो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो 1932 में 12 साल बाद जेम्स चैडविक ने किया था। जेम्स चैडविक, तो ये उसने बुक में लाइनें लिखी हुई हैं। इसको डिस्कवर किसने किया था और इसको मतलब वो सजेस्ट किसने किया था। अच्छा, अब इससे नीचे वाले पैराग्राफ पे आप आ जाएंगे, जो एटॉमिक न्यूक्लियस वाला पैराग्राफ है, उसमें भी एक दो एमसीक्यू लिखे हैं, वो एमसीक्यू में पढ़ाता हूँ। बल्कि उसकी आखिरी लाइन में लिखता हूँ जो बुक में लिखी हुई है, फर्स्ट पैराग्राफ नीचे वाला जो पैराग्राफ, उसमें लिखा हुआ है कि रेडियस ऑफ एटम जो है ना, रेडियस ऑफ एटम और जो होगा वो रेशियो लिख सकता हूँ, रेडियस ऑफ एटम टू द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, वो 10⁵ बनती है। उसने बुक में लिखा हुआ है कि रेडियस ऑफ एटम जो होगा वो 10⁵ टाइम ग्रेटर होगा देन द रेडियस ऑफ किस से, न्यूक्लियस से। तो आप लोगों ने वैल्यू याद रखनी है, रेडियस ऑफ एटम इक्वल टू होगा 10⁵ टाइम, इसको ऊपर ले जाओ, यूँ सोच लो 10⁵ टाइम द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। एमसीक्यू में वो रेशियो पूछेगा ना, रेडियस ऑफ एटम की रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का रेशियो बता दो, तो वो रेशियो आप लोगों ने 10⁵ रेशियो याद रखनी है। एक और आप पंजाब के बच्चे एक पेज नोट कर लें, उसमें ना डिफरेंट चीज़ों के साइज लिखे हुए हैं। पेज नंबर 225 पे ना एग्जैक्ट साइज लिखे हुए हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ पेज, आप इधर से याद करें, ये पेज है वो, पेज नंबर 225 पे ना उसने, सॉरी 255 है ना, 25 कह रहा हूँ, 255 पेज पे उसने ये साइज लिखे हुए हैं। मालिक्यूल का साइज कितना होता है यहाँ पर उसने बताया, मालिक्यूल का साइज 10⁻⁹ होता है, एटम का साइज 10⁻⁻10 होता है, न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻10 टू -15 होता है। उसके बाद न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का साइज भी 10⁻⁻15 का लिखा हुआ है। क्वार्क का साइज उसने लिखा हुआ है <18। तो ये जो टेबल है ना, ये आप लोगों ने थोड़ा सा याद रखना है। मालिक्यूल का साइज -9, एटम का साइज -10, न्यूक्लियस का साइज -15 टू -14, न्यूट्रॉन का साइज -15 और क्वार्क का साइज <18। तो ये जो लड़की वो नोट सेंड करती है ना, इनके सारों के ना वो लिख के मुझे सेंड करना, ताकि वो, क्योंकि केपी के वाले बच्चों के पास ये बुक होगी नहीं, तो ये एमसीक्यू तो सबके लिए है ना, ये फिर मुझे लिख के सेंड कर देना ना वो एग्जैक्ट इनके साइज़ क्या होते हैं, ताकि जब ग्रुप में नोट्स शेयर करें तो उनके पास ये नोट्स वगैरह हो सबके पास है। अच्छा, ये आपको समझ आ गया कि ये एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यू था, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद जो नीचे पैराग्राफ लिखे हैं वो मैं आपको करवा चुका हूँ। उसमें ये लिखा हुआ है मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किलोग्राम में कितनी होती है, उनकी मासेस जो है वो उसमें कितनी होती हैं अपने में, एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में क्या होती है, वो आपको याद करवा चुके हैं। बाकी आगे लिखा हुआ है कि आप लोगों ने न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करें तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाते हैं, ये आपको याद है सारी बातें। इसके बाद उसने एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है पेज 221 पे, उसने लिखा हुआ है कि दो एलिमेंट लिखे हुए हैं, एक उसने जीनॉन की बात की है, जीनॉन, और एक सीजियम। ये इन्फॉर्मेशन उसने लिखी है जीनॉन और सीजियम।
कहते हैं कि इन दोनों की ईच हैव 36 आइसोटोप, ईच हैव 36 आइसोटोप्स। तो इन दोनों के जो आइसोटोप्स होते हैं वो 36 आइसोटोप्स होते हैं, यानी दोनों के जो आइसोटोप्स होंगे वो 36 आइसोटोप्स होंगे, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि इसमें एक दो बातें और मैं कर देता हूँ इसमें आइसोटोप्स के साथ में, बल्कि तीन चीज़ों के साथ आप आइसो लिख लेना ताकि आपको थोड़ा सा और कंसेप्ट समझ में। तीन चीज़ों के साथ हम आइसो लिख से, बस आखिरी बात है इसकी। एक हमारे पास होते हैं आइसोटोप, एक होते हैं आइसोबार, और एक होते हैं आइसोटोन। केमिस्ट्री में वो आइसोमर्स वगैरह भी पढ़ते हैं, वो जो स्ट्रक्चर के साथ लिंक होते हैं, हमारा उसके साथ करना कोई नहीं। आइसोटोप होते हैं एलिमेंट ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कहना चाहिए, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट होते हैं, ये आइसोटोप होते हैं। यानी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट जो होंगे उनको हम आइसोटोप बोलते हैं। और आइसोटोप के बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि आइसोटोप का ऐसे होता है जिनका जेड सेम होना, यानी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कहना चाहिए। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट होते हैं और इनके जेड की वैल्यू सेम होती है, यानी इनके जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो सेम होते हैं। जिस तरह हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। तो इनके आप लोगों ने याद ही रखना है कि इनके क्या सेम होंगी, एटॉमिक नंबर इनके 1H1। देखिए इनके एटॉमिक नंबर आपस में क्या है, सेम है, लेकिन अगर आप ऊपर से ए देखें तो इनका ए डिफरेंट होता है, यानी एटॉमिक नंबर इनके सेम होते हैं। और अगर हम बात करें तो इनके जो ए की वैल्यू होगी, इनका ए सबका डिफरेंट होगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन ए सबका डिफरेंट होगा, इसकी बात याद रखते हैं। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना आइसोटोप की, केमिकल प्रॉपर्टीज वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। यानी इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम होगी और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो डिफरेंट होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, ठीक है। ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं ना। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ना, वैसे हम कहते हैं ये डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं किस पे, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। तो इन सब के जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम है ना। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होती हैं, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज का तल्लक साथ में किसके साथ आ जाता है, मास नंबर के साथ भी आ जाता है। तो ये बस थोड़ी सी चीज़ याद रखनी है कि कौन सी चीज़ सेम होगी और कौन सी चीज़ डिफरेंट होगी अभी। जिस तरह ये हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं, इस तरह आप लोगों ने 9th सेंट में याद होगा ऑक्सीजन के भी आइसोटोप पढ़े होंगे, उसका एक 16 भी था, एक थोड़ा फेमस इसका आइसोटोप 17 भी है, और एक इसका आइसोटोप 18 भी होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की देख लें, जेड इन सब के सेम है, ए इन सब के डिफरेंट है, तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इन सब की क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए ज़रूरी होता है कि एटम्स ऑफ कौन से एलिमेंट हो, सेम एलिमेंट होते हैं, दीज आर द एलिमेंट ऑफ सेम एलिमेंट। और इसके अंदर जेड क्या होते हैं, सेम होते हैं, इधर नीचे लिख सकते हैं जेड सेम, शॉर्ट फॉर्म में जेड सेम होते हैं, ए डिफरेंट होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। तो न्यूट्रॉन भी क्या होंगे, तो न्यूट्रॉन भी तो डिफरेंट ही होंगे ना। फिर जब ए डिफरेंट है, जेड सेम है, तो न्यूट्रॉन भी क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। आप न्यूट्रॉन चेक करके देख लें, सबके अंदर न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं आइसोबार की। आइसोबार क्या होता है, ये इसके बारे में याद रखना है, ये एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये सेम एलिमेंट के नहीं होते, ये एटम ऑफ सेम एलिमेंट होते हैं। आइसोबार एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। इनके बच्चों आपस में ना ए सेम होते हैं, सिर्फ इनके आपस में क्या सेम होंगे, ए सेम होंगे, यानी इनके ए आपके पास सेम आ होंगे। अगर इनके ए सेम आते हैं तो आप लोगों ने याद रखना एक चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी, बीटा एमिशन। अगर कभी एमसीक्यू आ जाए ना, बीटा एमिशन प्रोड्यूस,
तो बीटा एमिशन से हमेशा आप लोगों के आइसोबार ही प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि बीटा एमिशन में मास नंबर सेम रहता है ना। अगर आ जाए ना बीटा एमिशन प्रोड्यूस, तो आप बीटा एमिशन याद करें ना, कोई भी बीटा हो, पॉजिटिव बीटा हो या नेगेटिव बीटा हो, कोई भी बीटा एमिशन हो रही हो उसमें मास नंबर सेम रहते हैं, किसके रिएक्टेंट्स के और किसके प्रोडक्ट्स के। तो अगर आपके एमसीक्यू आ जाए बीटा एमिशन क्या प्रोड्यूस करती है, तो बीटा एमिशन ऑलवेज प्रोड्यूस आइसोबार। आइसोबार एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, यानी सेम एलिमेंट के नहीं होते बल्कि डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं। मैं अगर आइसोबार की एग्जांपल आपको दूँ तो देयर आर सो मेनी आइसोबार, जो भी बीटा एमिशन से प्रोड्यूस हो रहे होंगे वो सारे आपके क्या होंगे, आइसोबार ही होंगे, यानी उनके आपस में ए सेम आ रहे होंगे। अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो एग्जैक्ट एग्जांपल लिख रहा हूँ जो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सोडियम का 11 एग्जिस्ट करता है, इस तरह मैग्नीशियम है Mg 1224, ये दो बहुत फेमस आइसोबार हैं। देखिए इन दोनों के ए क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट है, एक सोडियम एक मैग्नीशियम है, इन दोनों के ए क्या है, सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या है, आइसोबार होंगे। ये चीज़ याद रखनी है। वैसे तो आपको क्वेश्चन में आएगा कि आपको गिवन होगी और पूछेगा इनमें से कौन सा आइसोबार है, तो आप लोग बस देख के बता देंगे कौन सा आइसोबार है और कौन सा आइसोबार नहीं है। वैसे मैंने एक बहुत फेमस आइसोबार लिख दिए, इसमें आप लोगों ने थोड़ा सा माइंड में रखना। अच्छा, इसके अलावा और आइसोबार के अगर कॉमन जो एग्जिस्ट करते हैं उनकी एग्जांपल लिखूं, ये बड़ा फेमस आइसोबार है, ठीक है। आपको वैसे ये आइसोबार याद करने की जरूरत को नहीं, कौन कौन सा आइसोबार है, मैं वैसे लिख रहा हूँ जो कॉमनली एग्जिस्ट करते हैं, रेयर ना। आपको तो पेपर में आएगा डिफरेंट ऑप्शन लिखे होंगे, वो पूछेगा कौन सा आइसोबार है, आप लोगों ने ऊपर से ए देखने हैं, जिनके ए सेम हो गए वो आइसोबार है, तो इनके भी ए सेम है तो ये आइसोबार है। लेकिन ये क्योंकि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं इसलिए मैं लिख रहा था कि ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि ये भी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट होते हैं आइसोटोन, इनकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, ए सेम होना, इनकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, जेड सेम होना। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, ये भी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। दीज आर आल्सो द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। इनके बच्चों न्यूट्रॉन सेम होते हैं, इनमें क्या सेम होने चाहिए, न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं आइसोटोन की चलें इधर ऊपर एग्जांपल, इसमें न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए। अब अगर मैं लिखूँ ना एक एग्जैक्ट आइसोटोप एग्जिस्ट, आइसोटोन एग्जिस्ट करता है, ये वाला, ये मैं लिख रहा हूँ नाइट्रोजन 740। अब अगर आपसे पूछेगा ना बताएं ये दोनों क्या हैं, ये दो एलिमेंट लिखे हुए आ गए, पूछता क्या है, क्या इनके जेड सेम है, इनके जेड सेम नहीं है, इसका मतलब आइसोबार आइसोटोप नहीं है। क्या इनके ए सेम है, ए भी सेम नहीं है, तो आइसोबार भी नहीं है। तो फिर आप लोग एंड पे चेक करना होता है कि न्यूट्रॉन तो सेम नहीं होगा, न्यूट्रॉन सेम होंगे तो आइसोटोन होंगे। न्यूट्रॉन निकलते कैसे हैं, न्यूट्रॉन निकालने का तरीका होता है ए माइनस एन। अब अगर हम इधर साइड पे कर देते हैं तो खिचड़ी मचड़ी, वैसे इसके 13 में से 6 को क्या करो, माइनस करो, 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 7 न्यूट्रॉन, इसमें 7 है, कार्बन में 7 न्यूट्रॉन है। तो नाइट्रोजन के निकालो जरा, 14 में से 7 को माइनस करो तो इसमें तो 7 न्यूट्रॉन है ना, इसका मतलब कि दीज बोथ आर आइसोटोन्स। तो ज़्यादातर एमसीक्यू आइसोटोन का आता है, ऑप्शन गिवन होते हैं, वो पूछता है ये क्या है, तो ये ना आइसोटोप बन रहे हैं ना आइसोबार बन रहे हैं। लेकिन इसको इसमें से माइनस करें, इसको इसमें माइनस करें तो न्यूट्रॉन निकल आएंगे, ए माइनस जेड, तो दोनों के न्यूट्रॉन सेम है। अगर दोनों के न्यूट्रॉन सेम है तो इसका मतलब है दोनों के आइसोटोन्स हैं। बस ये थोड़ी सी एंड पे ये बातें याद रखनी कि एक आइसोटोप होते हैं, आइसोबार होते हैं, आइसोटोन होते हैं। कंसर्न थोड़ा सा आइसोटोप के साथ है, ज़्यादा नहीं है। कोर्स में आइसोटोप का टॉपिक अगर होता तो मैं बहुत लंबी बात करता है इस पर ना, क्योंकि आइसोटोप बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे, लेकिन हमने थोड़ा थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन करवा दी है, क्योंकि वो जेड सेम शेम की बातें करनी थी वो होगी। आइसोबार को इसलिए पढ़ा दिया है कि बीटा मिशन की बात हो रही है, तो बेचारा आइसोटोन कहेगा मुझे क्यों नहीं पढ़ाया, इसलिए थोड़ी सी बात इसकी भी साथ में कर दी, ठीक है।